So just an introduction. I am CA Mayank Agarwal, and along with me is CA Madhur Jain. We are the co-founders at Allambit Consulting, which is a tax planning firm, and we are here in association with the Fauji Adda, organizing this tax webinar. I hope at the end of this webinar, you all will be able to get few good insights on optimizing your tax structure. Okay. So let's start with the session without wasting any time. So इस पूरे सेमिनार में we will be covering few topics like income from salary, income from business profession, house property and capital gain, जो कि common income sources होते हैं हम सबके लिए, and how what is the new budget amendments जो हमारा फाइनेंस बजट आया था इस साल, उसमें क्या क्या नए अमेंडमेंट्स हैं, आपकी आईटीआर एक्चुअली में फाइल करी कैसे जाती है. तो इन सबके बेसिक्स एंड टैक्स प्लानिंग के बेसिक्स हम इस वेबिनार में कवर करने वाले हैं. Now before starting with the webinar, like what is salary taxation, how is salary taxation done, just a quick introduction of what, like दो तरह के taxes basically होते हैं इंडिया में. like one is direct tax, another is indirect tax. So direct tax is like basically ऐसे taxes जिसमें जैसे आपका इनकम टैक्स. सो एनी टैक्सेस, हाँ, जो भी आप इनकम कमाते हैं बेसिकली उस पे जो भी टैक्स आपको डायरेक्टली देना पड़ता है गवर्नमेंट को, जिसका बर्डन आप किसी दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकते, लाइक योर इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स, एंड एनी टैक्सेस जिसका बर्डन आप बेसिकली शिफ्ट कर देते हो, सो लाइक जीएसटी, सो दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स. तो इसमें अगर आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाया जाए, लेट्स से एज अ बिजनेसमैन मैंने आपको कोई सर्विस दी एंड उसके बदले में 1,00,000 रुपए लिए. Now on that 1,00,000 रुपए I'll get GST from you, ठीक है, एंड वो जीएसटी मैं आपसे लूंगा और गवर्नमेंट को दूंगा. तो ऑल्दो मैं टैक्स गवर्नमेंट को मैं पे कर रहा हूँ, लेकिन बर्डन वो आप पे है एज एन अल्टीमेट कंज्यूमर. तो आप, मैंने अपना टैक्स बर्डन आप पे शिफ्ट किया और गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, तो दैट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स. बट जो 1,00,000 रुपए मैंने कमाए उस सर्विस से, वो मेरी इनकम है. तो उस इनकम पे जो मैं इनकम टैक्स दूंगा, दैट इज एन डायरेक्ट टैक्स. तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस. एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है? काफी लोग कह रहे हैं कि देयर इज नो साउंड. तो ओके, ओके, गुड टू गो. सो ये बेसिक डिफरेंस होता है इनकम टैक्स और जीएसटी, दैट इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. नाउ अब आईटीआर क्यों फाइल करें? तो जब भी हमारे दिमाग में आता है कि आईटीआर क्या होता है, क्यों होता है, बट ये नहीं सोच पाते हम कि क्यों हमें ये करना चाहिए. तो आईटीआर रिटर्न फाइल करना जरूरी अलग अलग चीज़ों में है. सबसे ज़्यादा बेसिक, सबसे ज़्यादा मिनिमम चीज़ है जब आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, घर खरीदना चाहते हैं, आपको लोन चाहिए, तो इनकम टैक्स की सबसे ज़्यादा आईटीआर की ज़रूरत ये आती है. और दूसरा क्या होता है, तो उसको एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ. जैसे अगर आप लोन लेने जा रहे हैं, आपको घर खरीदना है, तो वो आपसे लास्ट के 2 से 3 साल का आईटीआर मांगते हैं. आईटीआर से क्या होता है, आपने सरकार को कितना पैसा कमाया, क्या आप वो लोन दे पाएंगे, उसके लिए आपको वो दिया जाता है. फिर मान लीजिए कोई आपका नुकसान हो गया पिछले साल में, और आप उस नुकसान का, आप आगे जाके आप उसका फायदा लेंगे, क्योंकि नुकसान में कर चुका हूँ, सरकार को तो टैक्स दूंगा नहीं, तो उसके लिए भी आईटीआर फाइल करना बहुत जरूरी है. फिर आप क्रेडिट कार्ड कर रहे हैं या आपको फॉरेन की कोई ट्रिप करनी है, वीजा अप्लाई करना है, तो वीजा वाले और क्रेडिट कार्ड कंपनियां लास्ट 2 से 3 साल का आईटीआर मांगते ही मांगते हैं. अब एक और चीज हो सकती है, आपने बैंक में काफी सारी एफडी खुली हुई है, या आपका टीडीएस ज्यादा कट गया, अब आपको सरकार से उस चीज का पैसा वापस लेना पड़ेगा, आपको तो टैक्स देना नहीं है. तो एक आईटीआर ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम आपका टीडीएस का रिफंड भी ले सकते हैं. और आखिरी चीज, सरकार ने बिना बताए इस तरीके का एक नियम बनाया है कि जो लोग आईटीआर नहीं फाइल करेंगे उनको टीडीएस ज्यादा देना पड़ेगा, तो टीडीएस ज्यादा कटेगा. अगर 1% कट रहा है तो 5% कटेगा. तो अगर लेकिन आप आईटीआर भर रहे हैं तो फिर आपका टीडीएस ज्यादा रेट से नहीं कटता. तो ये मेन 5 वजह हैं जिसकी वजह से हर व्यक्ति को अपना आईटीआर फाइल करना चाहिए, चाहे उसकी इनकम टैक्सेबल हो, चाहे इनकम टैक्स देना हो या ना देना हो, रिटर्न सबको फाइल करना चाहिए. तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो आपकी बेसिक टैक्सेबल लिमिट है 2.5 लाख रुपए की, कि अगर 2.5 लाख
अगर 2.5 लाख रुपए से आपकी इनकम कम होती है तो आईटीआर फाइल करने की लीगली जरूरत नहीं होती, बट सिंस इन सभी कारणों से जो कि अभी मधुर जी ने बताया, अगर आपको वो सब चीजों का फायदा उठाना है तो आईटीआर हमेशा फाइल करनी चाहिए, चाहे आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख से कम क्यों ना हो पूरे साल में। तो अगले स्लाइड में हम बात करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ आईटीआर होते हैं जो कि इंडिया में एप्लीकेबल होते हैं। सो बेसिकली लाइक 7 आईटीआर हैं, आईटीआर 1 आईटीआर 2 से लेकर आईटीआर 7 तक। अलग अलग इनकम के अलग अलग सोर्सेज के थ्रू जो आप पैसा कमाते हैं, जैसे आप कैपिटल गेन कमा रहे हैं तो आईटीआर 2 आ जाएगा। बेसिक सैलरी है तो एक एक करके मैं हम आपको ये चीज बताते हैं। आईटीआर 1 उन्हें फाइल करना चाहिए जिनका इनकम 50 लाख से नीचे हो और सैलरी और इंटरेस्ट का ही इनकम हो। अगर इसके अलावा कोई और इनकम होगी तो आपको आईटीआर 2 की तरफ जाना पड़ेगा। आई सो इसमें सबसे पहले ध्यान रखने वाली जो बात है कि आपके जो पहले 4 आईटीआर हैं वो इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल है, और अगली जो 3 आईटीआर है, आईटीआर 5, 6 और 7, ये बाकी फर्म्स, एलएलपी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल पार्टीज, इन सब के लिए एप्लीकेबल है। तो एज एन इंडिविजुअल आप इन 4 आईटीआर पे फोकस करोगे, जो कि जिस चीज के लिए आज हमारा सेशन है। तो पहला आईटीआर आता है कि अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हो और आपकी पूरी की पूरी टोटल इनकम इन 3 सोर्सेज से 50 मिलाकर 50 लाख से कम है, और आपके वो सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? सैलरी हो सकती है, पेंशन हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, एंड अदर सोर्सेज। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा हो जाती है या फिर आपका एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी हो जाता है तो आप आईटीआर 2 की तरफ जाते हो। इसमें ये सारी इनकम्स तो यहाँ आती ही आती है, साथ में अगर आपका कोई कैपिटल गेन है वो भी यहाँ इंक्लूड हो जाएगा। अगर कोई फॉरेन इनकम है, एसेट है, वो भी यहाँ डिस्क्लोज होगा। अगर आप क्रिप्टो से पैसा कमा रहे हो जो कि आप कैपिटल गेन में दिखा रहे हो, वो भी यहाँ आ जाएगा। ठीक है। और अगर किसी भी कंपनी में आपकी डायरेक्टरशिप है या फिर किसी भी अनलिस्टेड कंपनी में आपके इक्विटी शेयर्स है, तो उन सब चीजों के लिए आईटीआर 2 एप्लीकेबल होगा। नाउ अगर इनके अलावा कहीं भी आपके पास इनकम आती है आपके बिजनेस या प्रोफेशन के सोर्स से, या फिर आप कहीं भी पार्टनर हो किसी भी फर्म में, तो आईटीआर 2 में वो दिखाने की जगह नहीं है, आपको आईटीआर 3 फिल करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें तो आईटीआर 2 में है, आईटीआर 3 में इंक्लूड है ही, लेकिन साथ साथ अगर आपकी बिजनेस आ जाते हैं या फिर आप क्रिप्टो इनकम एज अ बिजनेस इनकम कमा रहे हो या फिर आप किसी फर्म में पार्टनर हो, तो आईटीआर 2 एप्लीकेबल नहीं होगा, आप पे आईटीआर 3 हो जाएगा। अब बिजनेस वालों के लिए आईटीआर 3 के साथ साथ आईटीआर 4 का भी ऑप्शन है, लेकिन इसमें वो ही लोग आईटीआर 4 भर सकते हैं जिनका प्रिजम्पटिव स्कीम एप्लीकेबल है। अगर आप प्रिजम्पटिव स्कीम में अपनी आईटीआर भर रहे हो, प्रिजम्पटिव स्कीम होती क्या है इसकी बात हम आगे के स्लाइड्स में करेंगे। तो अभी के लिए आप इतना जान लीजिए, बिजनेस वालों के लिए ये 2 आईटीआर है। अगर आपका बिजनेस से कोई भी इनकम नहीं है, सिर्फ कैपिटल गेन है, तो आप आईटीआर 2 भरोगे। अगर आपका कैपिटल गेन भी नहीं है और सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी है आपके पास, तो आप आईटीआर 1 भरोगे। इसके बाद अगर आपकी फर्म्स एलएलपी एज एन एओपी बीओपी आप कर रहे हो तो आईटीआर 5 भरोगे। अगर आपकी नॉर्मल कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो आप आईटीआर 6 भरोगे। लेकिन इसके अलावा और भी सारे, अगर आपका चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, ट्रस्ट है, सोसाइटीज है, इन सब में आप आईटीआर 7 की तरफ जाते हो। ओके, क्वेश्चंस हम इस सेशंस के एंड में लेंगे, तो आपके जितने लोगों के भी क्वेश्चंस हैं आप प्लीज नोट करके रखें। सेशन के एंड में हम 10-15 मिनट का क्यूएनए सेशंस करेंगे जिनमें हम सब आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। अब सबसे पहले हमारा जो हेड आता है इसमें, इनकम टैक्स के अंदर बेसिकली 5 हेड्स होते हैं आपकी: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस एंड अदर इनकम। तो आपका सबसे पहला हेड आता है सैलरी। तो तो अब आज का हमारा मेन ध्यान इसी हेड पे रहेगा, सैलरी पे। अब आप जो सारे हमारे जो डिफेंस के पर्सनल हैं, गवर्नमेंट उन्हें एज अ सैलरी ही पैसा देती है, कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्टर रखती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब सवाल ये उठता है, सैलरी कब आपको सैलरी के अंदर इनकम टैक्स भरना पड़ेगा? ठीक है, सैलरी का जब होगा जब आपका कोई एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट हो, जैसे आप भारत सरकार के साथ काम कर रहे हैं। अब दूसरा सवाल ये आता है कि सैलरी तो आपने कर दी है, अब आप उसको कब टैक्स दोगे? या तो आपको सैलरी रिसीव हो जाए, या फिर जैसे आपके इन लिखा होता है कि भैया 31 तारीख को हमें सैलरी मिलेगी,
तो 31 तारीख को सैलरी मिले, चाहे वो 1 को मिले, चाहे 31 को मिले, जो भी पहले आएगा, या तो पहले वो मुझे सैलरी बैंक में डाल दें, या फिर जो मेरी डेट आधारित है, जो भी पहले होगा उसी दिन की वो सैलरी माननी चाहिए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये आता है, सैलरी के अंदर क्या-क्या होगा? तो सैलरी के अंदर आपका जितना भी सरकार आपको पैसा देती है, चाहे वो आपको सैलरी बोल के दे, वो डीए बोल के दे, वो आपको अलाउंस बोल के दे, अलाउंस के अंदर भी वो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस बोल के दे, आपको कहीं पोस्टिंग हुआ है, पोस्टिंग के लिए स्पेशल अलाउंस दे, आपको खर्चे वो कुछ देती है, खर्चों का नहीं होगा कि आप जाके कुछ सामान ले आए, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है, मगर जहाँ-जहाँ आपको पैसा मिल रहा है, वो सारा आपकी सैलरी का ही हिस्सा बन के सैलरी में ही टैक्स लगता है उस पे। फिर आता है कि चलो सैलरी तो दे दी सरकार ने, कुछ रियायतें भी देती है सैलरी वालों को। जैसे आपने अगर किराए का घर लिया हुआ है, तो किराए के घर के लिए हाउस रेंट अलाउंस करके मिलता है। साल में कुछ घूमने के लिए भी सरकार देती है कि आप यहाँ पे घूमिए आए, तो आपके एयर टिकट्स का हो जाएगा। अगर आपका कहीं पोस्टिंग हिली एरिया में होता है, तो हिली एरिया अलाउंस भी करके देती है, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल सी बात है, आप कहीं पे ऐसे जगह लग गए हैं, तो वहाँ पे आपका वो हो जाएगा। जो तो अगर हम ये बात करें कि सैलरी का टैक्स कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा, जिस दिन हमारे को सरकार ने बोला कि भैया आप आपको इतना पैसा मिलेगा। एक सेकेंड मुकेश जी, काफी लोग कह रहे हैं कि आवाज में दिक्कतें हैं, क्या ये हमारी साइड से एक बार आप कंफर्म करोगे? नहीं, ये नेटवर्क का इशू लग रहा है, क्योंकि आपकी आवाज़ मेरी तरफ तो एकदम क्लियर है। शायद नेटवर्क का इशू हो सकता है। बाकी जिनको भी अदर आवाज यूजर की प्रॉब्लम आ रही है, आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज एक बार आप रीजॉइन करें। नेटवर्क स्लो होने के कारण ये हो सकता है कि आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही हो। तो जब हम सैलरी के लिए हम जब बात करते हैं कि हमारी सैलरी का कैसे होगा, सबसे पहले हमारे को उसका ब्रेक समझना पड़ेगा कि उस सैलरी के अंदर क्या-क्या सरकार हमारे को दे रही है। जैसे सरकार हमारे को रेंट के लिए, घर लेने के लिए दे रही है, या हमारे को कोई ट्रैवलिंग कॉस्ट दे रही है कि आप बाहर जाके घूम आए इस साल के अंदर, कि 2 टिकट आप एयर लाइन से जाके ले आएँ, या आपको कोई पढ़ाई के लिए उसके लिए दे रही है। तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आपकी सैलरी के हिस्से क्या-क्या हैं, कितने तरीके के हिस्से हैं। सो जिनकी भी जो भी सैलरीड लोग हैं यहाँ पे, तो उनका 4 स्टेप होता है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, और आप रखते भी होंगे, बट एक बार समझाने के लिए वो 4 स्टेप में यहाँ आपको बता रहे हैं कि सबसे पहला होता है आपका सैलरी का डिक्लेरेशन, कि आप सैलरी को अपने स्ट्रक्चर किस तरीके से करते हो, सैलरी कंपोनेंट क्या-क्या होती है। कई कंपनियां ये ऑप्शन आपको देती है कि आप अपने तरीके से सैलरी स्ट्रक्चर कर लो, कई कंपनियां का फिक्स्ड होता है सैलरी स्ट्रक्चर कि आप कैसे करना चाहते हो। तो इवन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जो भी आप अपने एम्प्लॉयर से बात कर सकते हो कि क्या हमारे पास वो ऑप्शन है, क्या ये स्ट्रक्चर हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। कि हम काफ़ी लोगों का रिटर्न भरते हैं आर्मी प्रोफेशनल्स में ही, जिसमें ये ऑप्शन दिया जाता है उनको कि आप ऐसे सैलरी ले लो या कॉन्ट्रैक्टर ले लो। तो वो स्ट्रक्चर क्या होगा वो डिसाइड करना इज द फर्स्ट स्टेप। उसमें उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं ये हम आगे बात करेंगे। दूसरा आपका स्टेप होता है कि एक बार आपने अपना सैलरी स्ट्रक्चर बना लिया, तो उसमें जो भी हम क्लेम्स कर रहे हैं डिडक्शंस वगैरह के, वो आपका एचआरए हो सकता है जिसको हम रेंट रिसीट्स के थ्रू प्रूफ करते हैं। वो आपके कोई पेट्रोल बिल्स के रिम्बर्समेंट्स हो सकते हैं, या आपके यूनिफॉर्म अलाउंस हो सकते हैं, या आपने कोई डोनेशंस करी हो उसकी रिसीट्स हो सकती हैं। तो ये सारी रिसीट्स आपको मेंटेन करने के रखनी होती है दो चीज़ों के लिए। एक तो आप हर साल अपने एम्प्लॉयर को 15 जनवरी तक ये सारी रिसीट्स देते हो एज ए प्रूफ कि ये डिडक्शंस आप इस साल क्लेम करोगे, और वो प्रूफ के बेसिस पे ही आपका टोटल पूरे साल का टैक्स डिसाइड होता है। अगर आपने ये कोई भी रिसीट्स नहीं रखी है तो वो आपके टैक्स कैलकुलेशन में एम्प्लॉयर कंसिडर नहीं करेगा, और आपका जो टोटल टीडीएस होगा वो वहां पे बढ़ जाएगा। आप उस टीडीएस को वापस आईटीआर फाइल करते समय क्लेम कर सकते हो, करेक्ट टीडीएस को, बट एम्प्लॉयर की तरफ से हायर टीडीएस कट जाएगा अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन नहीं करी है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन होता है कि आप फिर अपने रिटर्न भरने के टाइम ये सारे कुछ मैच करते हो, अपने फॉर्म 16 को, अपने फॉर्म 26 एएस को, और जो लास्ट ईयर से फॉर्म एआईएस आया है इसको, एंड आपस में मिला के एक पूरे टैक्स रिटर्न की आप फाइलिंग करते हो। नाउ स्टेप 4 इज कि अगर आपका कोई रिफंड बनता है और वो रिफंड क्रेडिट होने में टाइम लग रहा है, प्रोसेस होने में टाइम लग रहा है, या फिर आपका रिटर्न ही प्रोसेस होने में टाइम लग रहा है, तो इसमें सीपी ग्राम और इनकम टैक्स की अथॉरिटी
इनकम टैक्स के पोर्टल में ही एक सुविधा दी गई है जहाँ पे आप किसी का भी रिफंड अटका हुआ हो या फिर आपके आईटीआर प्रोसेस में अटके हुए हो तो वहाँ आप ग्रीवेंस रेज कर सकते हो और वहाँ रिक्वेस्ट कर सकते हो कि उसको जल्दी से जल्दी प्रोसेस किया जाए। जनरली सीपी ग्राम्स में जितने भी हमने रिक्वेस्ट डाले हैं वो विद इन अ वीक और 10 days सारे प्रोसेस हो गए। वैसे तो एक सैलरी वाले को काफ़ी सारे डिडक्शंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन 4 महत्वपूर्ण डिडक्शन जो हम इसमें लेने जा रहे हैं वो है सबसे सबसे ज़्यादा जिससे टैक्स में इम्पैक्ट पड़ता है वो हाउस रेंट अलाउंस होता है। तो जो भी आपको रेंटल आपके सैलरी का पार्ट मिल रहा है और जो एक्चुअल आप रेंट पे कर रहे हो आप उस पे इनकम टैक्स की छूट ले सकते हो। तो इसको कैलकुलेट करने का जो सरकार ने तरीका बताया है वो ये बताया है, या तो आपको जो सरकार आप जो भी आपको पैसा मिल रहा है रेंट का एक्चुअल एचआरए, या फिर आपने जो रेंट दिया है माइनस 10% ऑफ आपकी सैलरी, या फिर जो भी आपका रेलेवेंट पीरियड है उसका सैलरी का 50% अगर मेट्रो में रह रहे हो, दिल्ली मुंबई चेन्नई, ठीक है। अगर इनके बाहर नॉन मेट्रो सिटी में कहीं रह रहे हो तो 40%। तो इन तीनों का जो सबसे न्यूनतम चीज होगी, सबसे मिनिमम जो होगा वो आपको एज अ डिडक्शन मिल जाएगा। तो हम समझ सकते हैं कि ये एचआरए की कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है आपके लिए समझना, तो इसको इजी बनाने के लिए हमने एक टैक्स कैलकुलेटर बनाया हुआ है एक शीट में, जो कि आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा उसका एक्सेस। तो कभी भी आपको एचआरए कैलकुलेट करना हो तो आप इस शीट का यूज कर सकते हो। इसमें अपना बेसिक पे, डीए, जो भी अमाउंट है एक्चुअल आपके ऑफर लेटर के हिसाब से वो आप यहाँ डालें और आपका कितना एचआरए टैक्सेबल होगा और कितना एचआरए एग्जेम्प्ट होगा इसकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी। तो ये शीट का एक्सेस आपको दे दिया जाएगा, तो आप इसको यूज कर सकते हो। इसके बाद दूसरा चीज आता है कि अगर मान लो हमारे को कोई गाड़ी दी गई है, जो गाड़ी को चलाने का पेट्रोल का खर्चा या ड्राइवर का खर्चा दिया गया है। अगर कोई सी भी हमारे एम्प्लॉयर ने हमें गाड़ी दी गई है तो सरकार ये कहती है गाड़ी जरूरी नहीं है आप अपने लिए ही इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है छोटा मोटा पर्सनल भी हो। तो उसके लिए लेकिन एक न्यूनतम बहुत ही मिनिमम अमाउंट रखा गया है कि भैया 1800 रुपये महीना आप अपने टैक्स में जोड़ लो, इनकम में जोड़ लो, और फिर आप गाड़ी अपने एम्प्लॉयर की गाड़ी आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आता है आपका लीव ट्रैवल कंसेशन। सरकार ने ये भी रियायत दी हुई है कि हर 4 साल के अंदर 2 बार आप चाहो तो घूम के आ सकते हो, और जो भी आप घूमने में इकोनॉमिक एयर फेयर में करोगे या फर्स्ट क्लास रेलवे का टिकट लोगे उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ होटल के बिल है उस पर नहीं देती सरकार छूट, सिर्फ जो भी ट्रैवल का हमारा हवाई जहाज का बिल हो या फिर फर्स्ट क्लास रेलवे का बिल हो, सेकंड क्लास थर्ड क्लास सब चलेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये हो तो उस पर आपको रियायत दी जाएगी। फिर अगर हम कोई बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले लेते हैं और हमारी छुट्टियां बच जाती हैं, जैसे हमारे को सरकार ने छुट्टी दी कि भैया साल के 10 छुट्टियां ले लो, हम छुट्टी नहीं लेते और हम अपनी नौकरी छोड़ देते हैं। उस चीज में क्या होता है, सरकार कहती है अब जो छुट्टी का पैसा है ये आपका एम्प्लॉयर आपको दे देगा। उस छुट्टी के पैसे को भी सरकार ने रियायत दी हुई है। पिछले साल तक रियायत 3 लाख रुपए की थी, अब इस साल से बढ़ के 25 लाख तक की हो गई है। अगर आपकी पुरानी छुट्टियां हैं तो आप उसको अपने एम्प्लॉयर को बोल के इनकैश करा सकते हो और आपको 25 लाख रुपए तक की टैक्स में छूट मिल जाएगी। फिर कुछ अलाउंसेस होते हैं, इसमें क्या होता है जैसे आपको कोई यूनिफॉर्म का खर्चा दे रही है सरकार कि आपको यही कपड़े पहनने हैं, यही कपड़े पहन के आपको रिपोर्ट करना है, तो अगर उसका कोई खर्चा मिल रहा है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। आपको कोई रिसर्च करने के लिए दे दिया, आपको कुछ प्रोफेशनल कहा कि भाई ये चीज़ सीख के आओ यहाँ समझ लो, उस पे मिल जाता है। आपको कोई हेल्पर दिया हुआ है जो आपके काम में मदद करता है लेकिन आपकी ड्यूटी का काम होना चाहिए, तो वो भी मिल जाता है। और आप अगर ड्यूटी के लिए कहीं भी जाते हैं और जो भी खर्चा मिलता है तो उस पर भी सरकार कोई टैक्स नहीं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जितने भी अलाउंसेस हैं, सरकार को आपकी सैलरी स्लिप में ये अलाउंस का नाम लिख के देना होगा कि इस अलाउंस के लिए आपको इतने रुपए दिए गए हैं, तो ही आपको वो डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हो। आप किसी नॉर्मल अलाउंस को यूनिफॉर्म अलाउंस का या किसी और अलाउंस का नाम नहीं दे सकते। तो ये देखना बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी भी तरह का ये सब अलाउंस मिल रहा है तो मेक श्योर कि आपकी सैलरी स्लिप में या फिर ऑफर लेटर में ये चीज बताई गई। तो ये आपका सैलरी का सिंपल, अगर हम कहें कि सैलरी की कैसे इनकम टैक्स बनाएंगे, तो बेसिक सैलरी जो आपको दिया गया उसके बाद जो भी अलाउंसेस थे, पर जो भी हमने सारे एचआरए डिस्कस किया, कार का डिस्कस किया या फिर यूनिफॉर्म का डिस्कस किया, वो सब हम जोड़ेंगे।
फिर जो अलाउंस जो भी सरकार के नियमों के हिसाब से जिस पे हमें टैक्स नहीं बनता वो हम हटा देंगे, और फाइनली जो भी होगा हम उसके ऊपर टैक्स। अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा सोचने की विचार करने की आई है, इस बार सरकार ने एक ओल्ड टैक्स रिजीम बनाई हुई है, एक न्यू टैक्स रिजीम बनाई हुई है, आपने सुना होगा। आपने ये भी सुना होगा 7 लाख तक टैक्स की भी छूट दे दी गई है, 7 लाख रुपए तक सैलरी वालों को कोई टैक्स नहीं पे करना। तो ये अब क्या सरकार ने बदलाव लाए हैं, तो सो जैसा आप सबको पता होगा कि आज की डेट में आपको टैक्स पे करने के लिए दो रिजीम है आपके पास, ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड बेसिक डिफरेंस यही होता है ओल्ड टैक्स रिजीम में कि ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको कुछ डिडक्शंस होते हैं जैसे एचआरए, एटीसी वगैरह, जो कि LIC का डिडक्शन हो गया। जैसे वो आप क्लेम कर सकते हो। बट न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई डिडक्शंस क्लेम करने को नहीं मिलता। लेकिन जब आपको वहाँ डिडक्शंस हटाई जाती है तो आपका टैक्स रेट न्यू टैक्स रिजीम में कम कर दिया गया है। जो भी आपका स्लैब रेट्स हैं वो काफी कम कर दिए गए हैं। तो अब ये न्यू टैक्स रिजीम पिछले साल भी एप्लीकेबल था एंड इस साल सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम के रेट्स को भी अपडेट कर दिया है। तो आप अगर इसके राइट साइड पे देखोगे तो ये इस साल जो भी आपके न्यू टैक्स रिजीम के टैक्स एप्लीकेबल होंगे रेट्स, वो रेट दिए गए हैं कि 2.5 लाख 3 लाख तक आपका 0% टैक्स है, 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 लाख तक 20% एंड 15 लाख से ऊपर वाले 30% पे कैलकुलेट होंगे। इसमें जो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि 7 लाख तक गवर्नमेंट कहती है कि आपको कोई टैक्स नहीं देना, वहां आपको रिबेट मिल जाएगा, लेकिन स्लैब के अंदर यहाँ लिखा हुआ है 3 लाख से 6 लाख के बीच में 5% देना होगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ जो इंडस्ट्री में कंफ्यूजन बीच में क्रिएट हुआ था, अगर आपकी टोटल इनकम बेसिकली जो भी आप यहाँ कैलकुलेट कर रहे हो पूरी टोटल इनकम ही 7 लाख या उससे कम है तो आपका टैक्स जीरो हो जाएगा, आपको पूरी पूरी रिबेट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका टैक्स 7 लाख से थोड़ा भी ऊपर है, चाहे वो 7 लाख 10 रुपए क्यों ना हो, तो आपको यहाँ पूरे स्लैब्स के हिसाब से आपको अपना टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा और ये रिबेट आपको नहीं मिलेगी। तो रिबेट बस उनके लिए है जिनकी पूरी टैक्सेबल इनकम ही 7 लाख या 7 लाख से कम है। के लिए भी हमने एक यहाँ दो एग्जांपल लिए हैं बेसिकली कि कंपेयर करने के लिए कि ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम कब अच्छा होता है एंड किस में कितना टैक्स बनता है। और आपके लिए यहाँ भी हमने एक टैक्स कैलकुलेटर बनाया हुआ है कि अगर किसी को अपना कैलकुलेट करना हो कि वो ओल्ड रिजीम सिलेक्ट करे या न्यू रिजीम सिलेक्ट करे, टोटल टैक्स किसमें कम आ रहा है, तो वो सिंपल सिंपल अपने यहाँ आप सारे इनकम के टोटल्स यहाँ पे डाल सकते हो और ये कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली आपको दोनों रिजीम के अंदर टैक्स कैलकुलेट करके दे देगा। इसका भी एक्सेस हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये पहला एग्जांपल है जिसमें हमने 10 लाख का एग्जांपल लिया है कि अगर आपकी टोटल इनकम 10 लाख रुपए है तो ओल्ड रिजीम के अंदर आपका पहले केस में टैक्स बनता है टोटल टैक्स 74,500, लेकिन इस केस में आपका एचआरए इस जीरो हमने एज्यूम किया है, अगर कि आपके पास कोई एचआरए एग्जेम्पशन नहीं है। अगर आपके पास एचआरए एग्जेम्पशन हमने इसमें सिचुएशन 2 में एज्यूम किया है कि 20,000 रुपए का आप एचआरए पर महीना ले रहे हो तो पूरे साल का 2,40,000 रुपए का एचआरए आपका मिलता है, तो आपका टैक्स घट के आ जाता है 26,500। लेकिन ये दोनों सिचुएशन ही ओल्ड रिजीम के हैं। अब अगर हम न्यू रिजीम में आते हैं, न्यू रेट्स में जो इस साल एप्लीकेबल है आपका, तो यही आपका टोटल टैक्स बन के 60,000 रुपए हो जाता है, क्योंकि आपको यहाँ ना ही एचआरए का डिडक्शन मिलता है, ना ही आपको 80C का डिडक्शन मिल रहा है, ना ही 80D 80TTA कुछ डिडक्शन यहाँ नहीं क्लेम मिलते हैं आपको। तो आपका टोटल टैक्स यहाँ 60,000 रुपए आता है। तो अगर आप देखोगे आपके ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम में जो टैक्स का डिफरेंस आता है 10 लाख के लेवल पे, वो 33,500 रुपए का आता है। तो यहाँ पे आपका ओल्ड रिजीम फायदेमंद हो जाता है। तो अब आपको इसमें यहाँ ये देखना पड़ेगा कि अगर आपको एचआरए नहीं मिल रहा तब तो यहाँ न्यू रिजीम फायदेमंद है, बट अगर आप एचआरए क्लेम करते हो तब यहाँ आपका अभी भी ओल्ड रिजीम ही फायदेमंद है। वैसे ही दूसरे एग्जाम्पल में हमने 20 लाख का एग्जाम्पल लिया है, इसमें भी आप देखोगे तो यहाँ पे 4500 रुपए की टैक्स सेविंग्स होती है अगर आप एचआरए क्लेम कर रहे हो। ये एचआरए आप जितना ज्यादा क्लेम कर रहे हो आपके हिसाब से वो उतना ज्यादा ही आपका टैक्स सेविंग का अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो आप हर कोई अपने इनकम लेवल के हिसाब से ये टैक्स कैलकुलेटर यूज कर सकते हो एंड देख सकते हो कि कौन सा रिजीम आपके लिए फायदेमंद रहेगा इस साल। क्या, तो अभी एक हम एक छोटा सा
उदाहरण के थ्रू समझते हैं कि जो सैलरी वाले लोग हैं वो अपनी सैलरी कैसे भरेंगे। तो ये सरकार की, गवर्नमेंट की यूटिलिटी है जो मैंने अभी खोली हुई है। ठीक है, आप ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऑनलाइन भी उपलब्ध है, और ये किसके कोई चार्ज नहीं है, सरकारी यूटिलिटी है, कोई पैसा नहीं लगता। इसमें आपको क्या जाना है कि आपको अपना यूटिलिटी ओपन करना है, इसके अंदर अपना पैन नंबर डालना है, फिर सैलरी के शेड्यूल में हमें चले जाना है। सैलरी के शेड्यूल में जैसे ही आप चले जाएंगे, आपको आप कहाँ आपकी नौकरी है, उसका पैन नंबर क्या है, सारी डिटेल, ये सारी डिटेल आपके फॉर्म 16 में अवेलेबल रहती है। उसी के अंदर आप क्या करेंगे, आप अपना यहाँ पे कि भैया मेरा बेसिक पे, एचआरए, जो भी जिस भी नाम से सरकार आपको, आपका एम्प्लॉयर आपको पैसा दे रहा है, आप वो यहाँ पे भर लेंगे कि भाई गाड़ी का दे रहा है, किस चीज़ का वो मेरे को दे रहा है। फिर हम क्या करेंगे कि अब क्या क्या छूट सरकार ने हमें दी हुई है, कि हमारे को हाउस रेंट का दिया हुआ है, या ग्रेच्युटी का दे रहे हैं, रिटायरमेंट का दे रहे हैं, लीव इनकैशमेंट का दे रहे हैं, किस तरीके की छूट दी गई है। तो ये सारी छूट मिलने के बाद हमारी नेट सैलरी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर हम अपना फॉर्म देखेंगे और यहाँ पे हम इसको भर के अपना कंफर्म करके सेव कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपके सैलरी का जो शेड्यूल है वो 6 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट आपका आता है कि आप जहाँ पे आप अपनी सारी इनकम दिखाते हो, उसका बाइफर्केशन दिखाते हो, सैलरी, एचआरए का कितना मिला, लीव एनकैशमेंट का कितना मिला। दूसरे पार्ट में आप अपनी परक्विजिट, अगर आपको कुछ मिली है कंपनी से, जो कि आपकी फॉर्म 16 में भी अलग से दिखाई जाएगी, एज इट इज आप वो यहाँ पे दिखाओगे। और इसके अलावा कोई भी कंपनसेशन मिलता है सैलरी में, तो वो यहाँ पे आपके पार्ट सी में आएगा। ये सेकेंड हिस्से में ये टोटल ग्रॉस सैलरी अपने आप कैलकुलेट हो जाती है। जब आप पार्ट 1 इसका भरते हो, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। थर्ड पार्ट में आप अपनी एग्जाम्पशंस डालते हो, ये अगेन आपके फॉर्म 16 वगैरह से एज इट इज आएगा। एंड फिफ्थ पार्ट में अपने डिडक्शंस आप डालते हो। स्टैंडर्ड डिडक्शंस हमेशा कॉमन होता है 50,000 का। एंड इसके बाद अगर कोई एंटरटेनमेंट अलाउंस या प्रोफेशनल टैक्स गवर्नमेंट ने काटा है, तो वो भी यहाँ पे एग्जाम्प्ट हो जाता है। और ये पूरा अपने आप ऑटो कैलकुलेट होके 6 में आपकी टोटल इनकम, जो कि सैलरी हेड के अंदर कैलकुलेट होगी, वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाती है, जिसको आप यहाँ पे कंफर्म कर देते हो। तो ये था हमारा सैलरी का पार्ट। अब हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो आपको पता होगा कि अगर काफी सारे हमने देखा है कि आर्मी प्रोफेशनल्स ही गवर्नमेंट उनको एज एन एम्प्लॉय नहीं रखती, बस एज एन कॉन्ट्रैक्टर रखती है। जब भी एज एन कॉन्ट्रैक्टर आप काम करते हो, तो आपको सैलरी पेड नहीं होती। आपको जो पेमेंट मिलती है उसको हम कंसल्टिंग फीस कहते हैं, या फिर सर्विस फी कहते हैं। और वो आपके बिजनेस के अंदर काउंट होती है, ना कि आपके सैलरी हेड के अंदर। तो आप अपनी आईटीआर में भी उसको अपने बिजनेस के अंदर दिखाओगे। तो यहाँ हम एक छोटे से स्कीम की बात करेंगे, ना कि आपके रेगुलर बिजनेस की। कि जो गवर्नमेंट ने स्कीम एक बनाई है प्रिजम्पटिव स्कीम के नाम से, सेक्शन 44 एडी एंड 44 एडीए के अंडर जो आती है। तो गवर्नमेंट का यहाँ कहना है कि जो भी स्मॉल स्केल बिजनेसमैन है जिनका टर्नओवर 3 करोड़ से नीचे है इस साल के लिए, ये लिमिट पहले 2 करोड़ थी पिछले साल तक, इस साल गवर्नमेंट ने ये लिमिट बढ़ा के 2 करोड़ से 3 करोड़ तक की कर दी है। और अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपकी लिमिट 75 लाख की है। तो अगर आप इसके अंडर फॉल करते हो, आपका टोटल टर्नओवर लिमिट इन केस ऑफ नॉर्मल बिजनेस 3 करोड़ और इन केस ऑफ प्रोफेशनल 75 लाख रुपए से कम है, तो आप प्रिजम्पटिव स्कीम का फायदा ले सकते हो। अब प्रिजम्पटिव स्कीम का कहना यह है कि आपको कोई भी पीएनएल या बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो इसको एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। लेट्स से आपने पूरे साल में 50 लाख रुपए की सर्विस इनकम कमाई गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट कहती है कि आप अपने एज एन प्रोफेशनल अपना पीएनएल मत ड्रॉ करो, आपका एक्चुअल प्रॉफिट क्या है उसको इग्नोर कर दो। और अगर आप 50 लाख रुपए कमा रहे हो, तो अपने 50% को मान लो कि आपका वो प्रॉफिट है। तो इस केस में आपका प्रॉफिट 25 लाख रुपए हो जाएगा, और वो 25 लाख रुपए पे जो भी आपका टैक्स बनता है वो आप गवर्नमेंट को पे कर दो। इस पे गवर्नमेंट आपसे ना ही कोई क्वेश्चन करेगी, और ना ही आपके एक्चुअल प्रॉफिट पे कोई सवाल उठाया जाएगा। सिमिलरली, अगर आप नॉर्मल बिजनेसमैन हो और आपका टर्नओवर 3 करोड़ से कम है,
तो गवर्नमेंट कहती है कि आप अपना प्रॉफिट परसेंटेज 6% मान लो, अगर सारी की सारी रिसीट्स आपकी बैंकिंग के थ्रू आई है। अगर आप कैश में रिसीट्स लेते हो कुछ भी, तो वो आप 8% मान सकते हो। इस केस में गवर्नमेंट ने मिनिमम प्रॉफिट परसेंटेज डिफाइन कर दिया है कि आप इतना मिनिमम प्रॉफिट परसेंटेज दिखाओ और अपनी रिटर्न फाइल कर दो, हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे। बट अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं, आपका प्रॉफिट तो भाई 8% नहीं 20% पे आप दिखाना चाहते हो, तो आप दिखा सकते हो वॉलंटरी। ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी भी तरह की कमीशन इनकम आ रही है, या ब्रोकरेज इनकम आ रही है, या फिर कोई एजेंसी इनकम आ रही है, तो आप प्रिजम्पटिव स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते। ठीक है, तो आप अगर प्रिजम्पटिव स्कीम का फायदा उठाते हो, तो इससे मेन बेनिफिट आपको क्या होता है कि आपको बुक्स मेंटेन नहीं करने पड़ते, आपकी कंप्लायंस बहुत कम हो जाती है, आपको टैक्स ऑडिट वगैरह कराने की कोई जरूरत नहीं है, और जो आपके रेगुलर कंप्लायंसेस भी होते हैं वो इस केस में काफी कम हो जाते हैं। जैसे कि एडवांस टैक्स, जनरली एडवांस टैक्स साल में 4 बार हर क्वार्टर में पे करना होता है, बट अगर आप प्रिजम्पटिव स्कीम के अंदर आ रहे हो, तो आपको साल में एक बार सीधा 15 मार्च को जाके एडवांस टैक्स 100% आपका पे करना होता है। हमने ये एग्जाम्पल लिया है कि इन केस, स्पेशली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, की जहां जहां किसी केस में अगर आप एज एन कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हो, तो अगर मान लो आपकी सैलरी, टोटल सैलरी पूरे साल की 20 लाख रुपए है। ठीक है, तो अगर ये आप एज एन सैलरी लोगे 20 लाख रुपए एज एन एम्प्लॉय, तो कितना टैक्स बनेगा, और अगर आप प्रोफेशनल एज ए प्रोफेशनल लोगे और एज एन कॉन्ट्रैक्टर काम करोगे, तो आपका टोटल टैक्स कितना बनेगा। तो आप देख सकते हो इस केस में आपका टोटल टैक्स बन रहा है 1,17,000 रुपए, और एज एन एम्प्लॉय आपका टोटल टैक्स बन रहा है 4,29,000 रुपए। तो आपकी सीधी सीधी टैक्स सेविंग 3,12,000 रुपए की है, जिसमें आपका कंप्लायंस भी कम हो रहा है। लेकिन इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपका टोटल रिसीट्स 20 लाख से ज्यादा है, तो यहाँ आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो कोई भी अगर आपकी रिसीट्स 20 लाख से ज्यादा जा रही है साल में, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ना भूले, क्योंकि अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लोगे, तो इसका जीएसटी की पेनल्टीज वगैरह काफी आप पे आ सकती है। अब आपका आता है एक हेड हाउस प्रॉपर्टी का। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कोई भी बिल्डिंग जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, तो आपको उसके रेंट पे टैक्स देना पड़ता है। जो भी आप उस पे रेंट कमाते हो उस पे आपको सरकार टैक्स लेती है उसके ऊपर। लेकिन इसमें एक चीज देखने की बात है, अगर आपकी कोई बिल्डिंग ऐसी है जो आपके व्यवसाय में लग रही है, आपके बिजनेस में लग रही है, तो वो इसके अंदर नहीं फॉलो। और इसके अंदर खाली जमीन जिसपे कुछ नहीं बना हुआ वो भी फॉल नहीं होता, वो भी उस पर भी ये सेक्शन नहीं लगता। तो सरकार क्या कहती है कि जो भी आप रेंट के अंदर पैसा कमाते हैं उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। सरकार का कैलकुलेशन का तरीका ये है कि फेयर रेंट। फेयर रेंट मतलब आपका जो भी आजकल मार्केट में रेंट चल रहा है आप वो उठा लें। फिर म्यूनिसिपल रेट्स भी हर एरिया के निर्धारित रहते हैं जो आप अपने हाउस टैक्स के रिसिप्ट में जाके देख सकते हैं, वो ले लीजिएगा। तीसरा, एक्चुअल रेंट, जो सच्ची में आपको एक्चुअल रेंट मिला है आप वो ले लीजिएगा। इन तीनों का जो सबसे ज्यादा आएगा उस पे आपको रेंट के अंदर टैक्स देना। ये इस लाने का मकसद ये है कि कभी कोई 1 रुपए 2 रुपए पे रेंट दिखा के टैक्स की चोरी ना करे। फिर आपको टैक्स का इनकम तो हमने बता दिया। अब सरकार कहती है कि अगर आप घर आपने किराए पे उठाया हुआ है तो कुछ तो खर्चा आप उस पे करते ही होंगे। तो सरकार कहती है फ्लैट 30% को आप खर्चा मान लें और 30% की छूट ले लें। जैसे कि अगर 100 रुपए का रेंट है तो 70 रुपए ही आपका टैक्स बनेगा। फिर आता है म्यूनिसिपल टैक्स। आपने जो भी म्यूनिसिपल टैक्स एमसीडी जैसे दिल्ली के अंदर है या फिर जो भी लोकल आपकी म्यूनिसिपैलिटी है उसको आपने कोई भी टैक्स की पेमेंट करी है एक्चुअली वो आपको खर्चे में मिल जाएगी। फिर आपने घर बनाने के लिए, घर खरीदने के लिए कोई लोन लिया है तो उस लोन पे जो भी आप इंटरेस्ट इस साल दे रहे हैं उसका भी आपको छूट मिल जाएगा। अब इसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि मान लो मेरे पास एक से ज्यादा घर है, मैंने रेंट पे नहीं उठाए हुए कोई, मैं सारे मेरे ही हैं। तो इन सब को देखने के लिए कि आदमी ज्यादा घर खरीद रहा है उसको इस्तेमाल भी नहीं ला रहा, जैसे कि रेंट पे उठे रहे हैं और लोगों को रेंटल होम के लिए दिक्कत ना है, सरकार ने नियम बनाया है कि आप 2 घरों को ही डिक्लेयर कर सकते हैं कि मैं यहाँ रहता हूँ। अगर 2 से ज्यादा घर हैं आप पे तो तीसरे घर पे सरकार खुद मान लेगी कि ये रेंट पे बाहर आउट करा हुआ है और एक न्यूनतम इनकम टैक्स आपको देना पड़ेगा।
इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास 3 घर है तो 2 घर पे कोई रेंट की इनकम नहीं जाएगी, तीसरे घर पे आपको फेयर रेंट, जो भी म्युनिसिपल रेट चल रहा है, जो भी मार्केट फेयर रेंट चल रहा है, आपको उसके पे टैक्स देना है। अगर इसी विषय को अगर हम स्टेप्स में तोड़ें कि पहले कैसे होगा, दूसरे पॉइंट पे कैसे होगा, तीसरे कैसे होगा, सबसे पहले आप एक जो रेंट का टोटल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, कितना आपको एक्चुअल मिला, उसको कंपेयर करेंगे मार्केट रेट से। जब आप ये दोनों को मार्केट रेट से कंपेयर कर लेंगे तो आपको एक रेंट का फिगर, आपके पास रेंट का टोटल अमाउंट आ जाएगा। फिर उस टोटल अमाउंट में से आप अपने म्युनिसिपल टैक्स, जो भी आपने सरकार को टैक्स दिया है, वो आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपको जो 30% की छूट मैंने बताई थी, जो एनुअल वैल्यू आएगी, उस पर आप 30% की छूट ले लें, या फिर बोरोइंग कॉस्ट की छूट ले लें। अब इसके अंदर एक और विषय महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आपने घर खरीद लिया और आप घर बना रहे हैं, लोन की तो पहले दिन से ही ब्याज आपको देना पड़ेगा। सरकार कहती है कि आप, अगर आपने घर की कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हुई तो आप अभी मत ले उस ब्याज का फायदा, उस इंटरेस्ट का फायदा जिस दिन कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाए उसके 5 साल तक दिया जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये है, आप समझिए आपने अगले साल आपका घर पूरा हुआ, लेकिन इस साल 10 रुपए आपने सरकार को, अपने बैंक को इंटरेस्ट दे दिया, तो अगले साल से 2-2 रुपए करके 5 साल तक आप उस इंटरेस्ट का खर्चा सरकार से क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आज नहीं मिलेगा। वो आपको जिस साल, अगले साल आपका जैसे ही पूरा हो जाएगा घर, उस साल से आपको मिलने लग जाएगा। इसको भी एक बार हम आईटीआर के अंदर देखते हैं कि हम इसे कैसे भर सकते हैं। तो आप अपना आईटीआर खोलेंगे, उसके अंदर आपको शेड्यूल मिलेगा, शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी का। आप इस शेड्यूल पे जाइएगा, शेड्यूल पे जाएंगे तो शेड्यूल के अगर आप पार्ट्स देखेंगे, यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी का एक सिंगल पार्ट आता है, इसको आप खोलेंगे, यहीं पे हमारे को सारी चीजें भरनी है। तो खोलते हैं, इसके अंदर आपको अपना एड्रेस, उस घर की जगह, आपने खुद किया हुआ है क्या है, प्रॉपर्टी को एंड है, किसके साथ किया हुआ है, टेनेंट का डिटेल, आपको सब एक एक करके विवरण देना। इसमें एज एन ओनर ऑफ प्रॉपर्टी आपको यहाँ दिखाना होगा कि आप खुद हो ओनर की प्रॉपर्टी या फिर कोई और है। अगर कोई पार्ट आपकी प्रॉपर्टी को ओन्ड है, पूरी 100% ओनरशिप आपके पास नहीं है, तो यहाँ ओनरशिप का परसेंटेज डिफाइन करना होगा। उस हाउस प्रॉपर्टी को आप यूज कैसे कर रहे हो, आपने खुद अपने यूज के लिए रखा हुआ है, रेंट पे चढ़ाया हुआ है, या फिर डीम्ड लेट आउट है। डीम्ड लेट आउट का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके पास 2 या 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी है, तो 2 प्रॉपर्टी को तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन तीसरी प्रॉपर्टी इवन इफ वो खाली पड़ी है, तो उसको मान लिया जाएगा कि वो डीम्ड आपका रेंट पे चढ़ चुका है, और जो भी वहाँ का रेंटल वैल्यू होगा मार्केट के हिसाब से, उसकी वो कैलकुलेशन के हिसाब से वो आपकी इनकम में जोड़ दी जाएगी। ऐसे ही जिसको भी आपने किराएदार की सारी डिटेल, कितना रेंट आया, मैंने सरकार क्या म्यूनिसिपल टैक्सेस दिए हैं, क्या मेरा इंटरेस्ट का खर्चा था, ब्याज क्या है अगर मैंने कोई लोन लिया हुआ है, ऐसे पूरा जोड़ के आपको इनकम कितनी हाउस प्रॉपर्टी के अंडर देनी है, यहाँ पे आप विवरण करके इसको सेव कर सकते हैं। अब आपके पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है तो एक प्रॉपर्टी का डिटेल, दूसरी का, तीसरी का, जितनी भी आपके पास प्रॉपर्टी है उसका आप डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। सारी प्रॉपर्टी का जब आप डिटेल डाल देंगे तो टोटल मिलके आपको टोटल इनकम का अंदाजा लग जाएगा। अब आते हैं कैपिटल गेन्स पे। कैपिटल गेन का मतलब होता है जब या तो आप शेयर्स में कर रहे हैं कुछ ट्रेड, आपने ज्वेलरी खरीदी बेची है, आपने घर खरीदा बेचा है, तो सरकार उस पे भी टैक्स लेती है जो आपने पैसा उसको खरीद बेच में कमाया है। तो जब भी आपने कोई भी चीज का एक्सचेंज, इवन आपने अगर जैसे ही आपने खरीदा या बेचा उसी साल आपको टैक्स देना होता है, इसको अगले साल तक नहीं लेके जा सकते। सो इसमें जो स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं कि कब आपका कैपिटल गेन क्या होता है और कब टैक्स होता है। तो बेसिकली कभी भी आप कोई भी कैपिटल एसेट जो कि इनकम टैक्स के अंदर डिफाइंड है, आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, आपकी ज्वेलरी, आपका कोई एसेट हो सकता है, या फिर आपके शेयर्स हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं जिनका कैपिटल नेचर है। कोई भी कैपिटल एसेट आप बेचते हो, ट्रांसफर करते हो, या फिर एक कैपिटल एसेट को दूसरे कैपिटल एसेट के लिए एक्सचेंज करते हो, तो उस केस में आपका कैपिटल गेन वहां पे ट्रिगर हो जाता है। नाउ कैपिटल गेन दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म का गवर्नमेंट ने डेफिनेशन दिया हुआ है कि कौन कौन से एसेट्स आपके शॉर्ट टर्म होते हैं,
इनके अलावा जितने भी एसेट होंगे वो सारे लॉन्ग टर्म। तो यहाँ हम देखते हैं कि अगर कोई आपकी लिस्टेड सिक्योरिटी है, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, तो अगर वो 12 मंथ से ज्यादा आपने रख रखा है, 12 मंथ से कम रख रखा है, तो वो शॉर्ट टर्म है और उसके बाद वो लॉन्ग टर्म बन जाता है। सिमिलरली अगर कोई अनलिस्टेड शेयर्स है, जैसे किसी स्टार्टअप के शेयर्स जो कि लिस्ट नहीं हुई है स्टार्टअप, तो उसके लिए पीरियड दिया गया है 24 मंथ। अगर कोई और एसेट्स है उसके लिए पीरियड है 36 मंथ। तो अगर आपका घर है तो वो यहाँ 36 मंथ तक देखा जाएगा कि अगर आपने घर 36 मंथ के पहले बेच दिया तो वो आपका शॉर्ट टर्म गेन बनेगा, अगर आपने 36 मंथ रखा उसके बाद बेचा तो वो आपका लॉन्ग टर्म गेन। इसके अंदर क्या क्या चीजें कैपिटल एसेट में नहीं आती और उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं दिया जाता, जैसे वियरिंग अपैरल, आपके कपड़े, फर्नीचर। अगर आप कोई स्टॉक रख रहे हो अपने पास, यहाँ स्टॉक का मतलब है कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपकी शॉप है और आपका स्टॉक आपकी दुकान में पड़ा है, तो वो स्टॉक आपके बिजनेस इनकम में जाएगा, ना कि कैपिटल गेन में जाएगा। इस स्टॉक को आप शेयर से कंफ्यूज मत करें। वैसे ही आपका कोई रूरल एग्रीकल्चर लैंड हो, वो भी आपके कैपिटल गेन के अंदर नहीं आता। ठीक है, तो इसमें टैक्स तो बनेगा, बट टैक्स किस चीज पर बनेगा? तो जो भी आपका पैसा आया है, अगर आपने बेची है पैसे और बदले में पैसा लिया है तो पैसा, अगर आपने बदले में कोई एसेट लिया है तो उस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू, या फिर अगर मान लो आपने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेची और उसके बदले में 1 करोड़ रुपए लिया, लेकिन उस प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 1.5 करोड़ रुपए है, उस केस में गवर्नमेंट बोलेगी कि आप स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को अपनी इनकम मानो और उसके हिसाब से अपना कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करो। अब इसके अंदर भी काफी सारे सरकार ने रेट्स बताए हैं कि आप किस तरीके से स्टॉक का, मतलब अगर आप शेयर ट्रेडर हो, आप कंपनियों के स्टॉक हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, इनकी खरीद फरोख्त कर रहे हो, आप उसे खरीदते हो, डीमैट अकाउंट आपके पास है, तो सरकार ने मोटा माटी 4 तरीके के विवरण दिए। अगर आप पूरे दिन ही स्टॉक ट्रेड करते हो, आपका मेन काम ही स्टॉक ट्रेड करना है, तो सरकार कह रही है ये अब आपका कैपिटल एसेट नहीं, आप तो धंधा कर रहे हो इस चीज का, आप इस चीज का बिजनेस कर रहे हो। अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेड करते हो, रोज 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 आप स्टॉक मार्केट में ही लगे रहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा आप उसको कैपिटल गेन ना दिखाएं, आप उसको बिजनेस दिखाएं और नॉर्मल अपने स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स दें। फिर आता है कि आप कभी कभार खरीदते बेचते हो कि भैया महीने में 2 महीने में खरीद लिया, जब पैसा उस पर बढ़ा मैंने उसे बेच दिया। तो सरकार कहती है ऐसे सिचुएशंस में आप 15% पे टैक्स दें हमें, लेकिन 12 महीने से नीचे होना चाहिए। अगर आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 12 महीने से कम पहले स्टॉक बेच दिया तो आप उस पर 15 दे सकते हैं। फिर आपका आता है कि आपने नहीं, आप 12 महीने से ज़्यादा कोई शेयर रखते हैं, म्यूचुअल फंड रखते हैं, सरकार आपको और रियायत देती है, आपको कहती है आपका रेट 15 भी नहीं, आपका रेट 10 रहेगा। फिर आखिरी कैटेगरी आती है, आपने इंट्राडे वायदा कारोबार सुना होगा, तो अगर एफएनओ या इंट्राडे डे ट्रेड आप करते हैं तो वो सरकार कहती है इसको नॉर्मल स्लैब रेट पे ही टैक्स दिया जाएगा, क्योंकि आपका पर्पस इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट करने से पैसा नहीं कमाना चाहते, आपका पर्पस धंधा करना है, बिजनेस करके उससे पैसा। तो बेसिकली अगर देखें यहाँ पे 4 तरह के ट्रेड्स हो गए आपके। अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रेडर हो तो वो बिजनेस इनकम मानी जाएगी, बट अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रेड नहीं करते, आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदते बेचते हो शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स, तो वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपके पीरियड के हिसाब से देखा जाएगा। अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में डील करते हो या इंट्राडे करते हो, तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की इनकम आपकी बिजनेस इनकम में जाएगी और इंट्राडे इनकम आपकी स्पेकुलेटिव इनकम में जाएगी। स्पेकुलेटिव इनकम से यहाँ मतलब है कि गवर्नमेंट ने एक अलग से हेड बनाया हुआ है स्पेकुलेटिव इनकम का, जहां आपको कोई भी डिडक्शन नहीं दी जाती और आपका हायर टैक्स रेट पे आपको टैक्स देना होता है। हम बात करेंगे कि कैपिटल गेन कंप्यूट कैसे की जाती है। तो सबसे पहला होता है कि इसमें आपको जो भी पैसे मिलते हैं या फिर बदले में जो एसेट मिलता है, जो कि आपका कंसिडरेशन होता है, उसकी पूरी वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो इन केस आप कोई शेयर बेच रहे हो तो आपने शेयर कितने में बेची, वो आपकी टोटल अमाउंट ऑफ सेल कंसिडरेशन हो गया। स्टेप 2 में आप निकालते हो कि जो एसेट आपने बेचा है उसका आपका कॉस्ट कितना था। तो अगर आपने शेयर बेचा है उसकी कॉस्ट सीधी सीधी आपको मिल जाएगी। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है तो उसमें आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो सकती है। मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी 50 लाख रुपए में, लेकिन उस प्रॉपर्टी में आपने फिर उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ खर्चे कर दिए 10 लाख रुपए के, तो वो टोटल 50 लाख प्लस 10 लाख आपकी कॉस्ट बन जाएगी। बट अगर ये सेम चीज अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आ रही है कि आपने उस प्रॉपर्टी को 3 साल से ज्यादा रखा हुआ है, तो यहाँ इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, जो कि कैसे कैलकुलेट होता है हम आपको बताएंगे।
आपने अपनी सेल वैल्यू निकाल ली, अपने अपनी टोटल कॉस्ट निकाल ली, तो ऑटोमेटिकली आपका स्टेप 3 में आपका कितना कैपिटल गेन बन रहा है वो निकल जाता है, जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं। अब अगर वो शॉर्ट टर्म के अंदर आ रहा है तो शॉर्ट टर्म के रेट के हिसाब से कैपिटल गेन लगेगा 15%, अगर वो लॉन्ग टर्म में आ रहा है तो वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैपिटल गेन लगेगा। एक बार आपने अपना कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लिया, टैक्स कैलकुलेट कर लिया, तो अब आप उसको अपने आईटीआर में फिल करोगे और आईटीआर की फाइलिंग करोगे। तो इस एग्जाम्पल से इसे हम समझते हैं कि इंडेक्सेशन कैसे काम करता है। इसमें क्या हुआ है कि हमने 2006-7 में एक 50,000 रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी और उसके बाद उसी साल में मैंने 10,000 रुपए का उसमें और खर्चा किया था, उसके अंदर मान लीजिए कमरा डाल दिया। तो सरकार ने ये कहा कि समय के साथ जैसे हमारी इन्फ्लेशन आता है, महंगाई दर बढ़ता है, तो हर साल के एक रेट सरकार ने निर्धारित कर दिया। तो सरकार ने कहा अगर आपने 2006-7 में था तो 122 रुपए का आप लगाएंगे और इस साल का उन्होंने निकाला है 348। तो सरकार ने कहा इसको बढ़ा के 1,42,000 कर लीजिए एंड इसी तरीके से 28,000 कर दीजिए और जो भी आपने पैसा टोटल रिसीव किया है 2,75,000 वो डाल सकते। तो फर्स्ट स्टेप का आपका 2,75,000 आ गया। दूसरे स्टेप में आपने इसमें अगर आप देखोगे तो आपका फर्स्ट स्टेप इज आपको पैसे आपने बेचा कितने में, तो 2,75,000 रुपए यहाँ गया। अब आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी दो पार्ट में है कि पहला आपने 50,000 रुपए जो खर्च किए थे खरीदने में एंड 10,000 जो आपने उसकी इंप्रूवमेंट में खर्च किए। तो इसको इंडेक्सेशन अगर आपको करना है तो इसका फॉर्मूला होता है जो भी आपकी कॉस्ट है दैट इज 50,000 ईयर इनटू जो भी आज आपका इन्फ्लेशन रेट जिस साल में आप बेच रहे हो उस साल में जो चल रहा है, तो इस साल का 23-24 का रेट 348 है, डिवाइडेड बाई जिस साल भी आपने वो खर्चा किया था उस साल का क्या रेट था इंडेक्सेशन का, 122। इस पूरे कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स की चार्ट आपको अलग से अगेन दे दी जाएगी आपकी उस शीट में, वो आप वहां से देख सकते हो कि किस साल का इंडेक्सेशन का रेट क्या लेना है, ये हमेशा फिक्स होता है गवर्नमेंट के द्वारा। सिमिलरली आपने जो ये खर्चा 10,000 रुपए इंप्रूवमेंट पे किया उसमें भी हम सेम इंडेक्सेशन करेंगे इंटू 348 डिवाइडेड बाई 122 उन सालों का। तो जो भी आपका इससे फायदा क्या होता है कि अभी आपका 50,000 का जो कॉस्ट था वो बढ़ के 1,42,000 आ गया, यहाँ आपको प्रॉफिट आपका इतने से कम हो जाता है। तो आप यहाँ कैपिटल गेन देखोगे तो 1,03,854 रुपए बनता है। इसमें आप अपना जो भी टैक्स रेट है उसके हिसाब से अपना टैक्स निकाल। और अगर आपने ब्रोकर को इसके अंदर कोई खर्चा किया कि आपने कमीशन दिया तो आप उसका भी इसमें छूट ले सकते हो, उससे भी अपने प्रॉफिट को कम कर सकते हो। फिर एक और सरकार ने स्कीम निकाला है कि जिसने भी 1 फरवरी 2018 से पहले शेयर्स खरीदे थे, क्योंकि उससे पहले इन पे टैक्स नहीं हुआ, तो सरकार ये कहती है कि जो भी आपने पैसा या जो भी आपने गेन कमाया 2000 जनवरी 2018 तक, उस पे मैं टैक्स नहीं लूंगी, उसके ऊपर मैं टैक्स लूंगी और उसमें भी 1 लाख की रियायत है। अगर आप हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं, हमने 20,000 रुपए का एक शेयर खरीदा था, उसकी कीमत जनवरी 18 में 50,000 हो गई थी, आज मैंने उसको 2 लाख का बेच दिया। तो अगर आपने जनवरी पहले खरीदा था तो आप 1.5 लाख रुपए पे ही टैक्स देंगे, लेकिन अगर आपका ये बाद का खरीदा गया है जनवरी 1 फरवरी 2018 से, तो आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा। तो इसमें आप ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, जो आपके 2018 से पहले के शेयर्स हैं उस पर काफ़ी रियायतें हैं, तो जब भी आप अगर वो वाले शेयर सेल करते हैं तो ये सेक्शन का ध्यान रखना। फिर एक और हम एक एग्जांपल से समझाना चाहेंगे कि एफएनओ ट्रेड में, इंट्राडे ट्रेड में क्या होता है। तो इसमें कुछ हम पैसा देते या लेते नहीं है। एफएनओ या इंट्राडे में क्या होता है कि आप कहते हैं मैं कल इसको 100 रुपए का खरीदूंगा और एंड में वो 110 का होता है या वो 90 का होता है, तो जो बचा हुआ पैसा होता है वो आपको गेन के फॉर्मेट में मिल जाता है। तो इस केस में आपको जो ध्यान रखना है कि आपका टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होता है। सो एग्जाम्पल के तौर पे आप माने आपने 5 एफएनओ ट्रेड किए हैं ABCDE स्क्रिप्ट्स में, किसी की क्वांटिटी 25 थी, किसी की 30, 50, 20, 35, ये आपके लॉट के साइजेस हो गए। अब आपने 5,000 का लॉट लिया और उसको 6,000 में बेच दिया, आपका 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। सिमिलरली अलग अलग ट्रांजेक्शन में आपको अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस हुए, आपका नेट प्रॉफिट 1,125 रुपए का हुआ। तो इसमें जो टर्नओवर कैलकुलेट होगा उसका गवर्नमेंट ने स्पेशली तरीका दिया हुआ है कि आप सबसे पहले अपने प्रॉफिट वाले ट्रांजैक्शंस को पकड़े और उसका टोटल कर ले, यहाँ पे वो 3875 आ रहा है। फिर आप अपने लॉस वाले ट्रांजैक्शंस को पकड़े और उसकी वैल्यू ले ले, अगर यहाँ यहाँ पे 5,000 रुपए है, अब इन दोनों को जोड़ दे
वो आपका टोटल टर्नओवर हो गया आपके एफएनओ का। इसमें कभी भी कॉस्ट इनटू क्वांटिटी करके टर्नओवर नहीं निकालते। इसमें टर्नओवर निकालने का तरीका आपके प्रॉफिट एंड लॉस से आता है कि पहले आप अपने सारे प्रॉफिट वाले ट्रांजैक्शंस की प्रॉफिट जोड़ दे, फिर आप अपने सारे लॉस वाले ट्रांजैक्शंस को जोड़े एंड उन दोनों का टोटल जो आएगा वो आपका टर्नओवर। तो जब भी आपने कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जैसे हमने आपको बताया था कि अगर अपने शेयर्स में है 12 महीने का, प्रॉपर्टी में 24 महीने का और किसी और में 36 महीने का, तो कुछ छूट दी गई है। तो 4 महत्वपूर्ण छूट ये है। अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करके कोई और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अपने घर के रिहायशी मकान खरीद लिया है, उसकी वैल्यू 10 करोड़ तक है, तो सरकार कहती है इस पे आप टैक्स ना दें। दूसरा, अगर आपने कोई शेयर बेचा है जिसके अंदर 1 लाख रुपए तक ही आपने गेन कमाया है, तो 1 लाख रुपए तक सरकार कहती है आप टैक्स ना दें। बट ध्यान रखिए ये सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए ही है। अगर आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किया है 1 लाख रुपए का तो उस पर पूरा पूरा टैक्स लगेगा। गवर्नमेंट ने कुछ बॉन्ड्स भी निकाले हुए हैं जिसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो उस साल आप टैक्स से भी रियायत ले सकते हैं। और आखिरी, अगर आपका 31 जनवरी 2018 से पहले का शेयर है तो उस पर भी रियायतें काफ़ी अवेलेबल है। तो जब भी आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जब भी आपका 24 या 36 महीने से ज़्यादा पुराना एसेट बिके, तो ध्यान रखें काफ़ी सारी रियायतें हैं, आप उससे काफ़ी अपनी टैक्स की बचत कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया है तो अगर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हो उस पैसे को या फिर किसी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देते हो तो आपको वो जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका रियायत टैक्स से मिल जाएगा। अब इसको भी हम एक बार रिटर्न के माध्यम से समझते हैं। अगर आप अपना रिटर्न फॉर्म खोलेंगे तो वहाँ पे एक शेड्यूल आता है, शेड्यूल सीजी करके। आप शेड्यूल सीजी खोलिएगा। यहाँ पे किस किस तरीके का आपने गेन किया है। आपने लैंड से किया है, आपने इक्विटी शेयर से किया है, आपने बॉन्ड से किया है, किस जिस भी तरीके का आप पे एसेट है आप उसको टिक कर दें। उसके अंदर सारे शेड्यूल्स खुल जाएंगे। जैसा हमने आपको सिखाया था कि कितने का खरीदा, क्या मेरा खर्चा हुआ, आप वो सारा फिल कर सकते हैं और फिल करके सेव कर सकते हैं। इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है कि वो आपका गेन हुआ कब था। तो सरकार को हमारे को एडवांस टैक्स देना होता है, लेकिन मान लीजिए हमने एसएटी मार्च में बेचा तो हम उसको अप्रैल में तो एडवांस टैक्स दे नहीं सकते। तो सरकार ने इसमें रियायत देने के लिए कहा है कि आप यहाँ पे भर लें कि अगर मार्च में ही आपने 16 से 31 मार्च को ही बेचा है तो एडवांस टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे आप वो डिस्क्लोज कर लें, ये ध्यान रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण। सो बेसिकली जब भी आप अपना शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करोगे तो जो भी गेन की वैल्यू होगी, इसमें मान लें एग्जांपल के लिए आपने टोटल आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए का आया, तो बट वो 1 लाख का गेन हुआ कब है? अगर वो एक बार में आपका 15 जून के पहले पहले हुआ है तो वो आप यहाँ डाल दो, सो दैट इसके अकॉर्डिंगली आपका एडवांस टैक्स कैलकुलेट होगा। अगर आपने दो ट्रांजेक्शन में करा है, एक ट्रांजेक्शन में आपने 50,000 कमाया, दूसरे ट्रांजेक्शन में आपने 30,000 कमाया, तो वो 50,000 किस क्वार्टर में कमाया और 30,000 किस क्वार्टर में कमाया वो अलग अलग आपको यहाँ के बाइफर्केशन देना पड़ेगा। और आपकी ये जो टोटल वैल्यू होगी ये इंश्योर करे कि आपका जो टोटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उससे मैच कर रहा है। अगर इन दोनों में कोई डिफरेंस आएगा तो यूटिलिटी उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा। इसके बाद आता है कि अगर आप किसी हेड में लॉस करते हो तो उस लॉस को आप कब कब सेट ऑफ कर सकते हो। तो अगर तो आपने करंट ईयर का ही लॉस है और करंट ईयर में ही आपने किसी और हेड में गेन किया है तो वो तो एक दूसरे से आप हमेशा सेट ऑफ कर सकते हो एक्सेप्ट इन केस ऑफ सैलरी। सैलरी का गेन किसी से भी सेट ऑफ नहीं होता। बट अगर मान लीजिए आपने पिछले साल में किसी हेड में लॉस करा था, मान एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हाउस प्रॉपर्टी, तो वो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अगले साल में अपने सेम हेड में ही जाके सेट ऑफ होगा। आप उसको हाउस प्रॉपर्टी को किसी कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं कर सकते। बट आप करेंट ईयर में देखेंगे कि कौन सा हेड किसके किसके थ्रू हम सेट ऑफ कर सकते हैं। तो अगर आपका लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी है जिसमें कि सरकार ने लिमिट दी हुई है कि इस लॉस को आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक ही सेट ऑफ कर सकते हो, कि अगर आपका 3 लाख रुपए का लॉस है करंट ईयर में तो उससे आप 2 लाख रुपए को ही आप कहीं भी किसी और सोर्सेज से सेट ऑफ कर सकते हो। तो वो आप देखोगे कि हर सोर्स से जाके वो सेट ऑफ हो सकता है।
अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, सॉरी, अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा और कहीं से सेट ऑफ नहीं होगा। सिमिलरली लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है आपका तो वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस गेन से ही सेट ऑफ होगा और किसी से सेट ऑफ नहीं होगा, ना ही शॉर्ट टर्म से भी नहीं होगा। अगर आपका स्पेकुलेटिव के अंदर लॉस है तो वो किसी से भी सेट ऑफ नहीं होगा करंट ईयर में। अगर आपका बिजनेस लॉस है तो वो बाकी चीजों से सेट ऑफ हो जाएगा लेकिन सैलरी से सेट ऑफ नहीं होगा। तो सैलरी से अगर आप देखोगे तो सिर्फ सेट ऑफ आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, वो भी 2 लाख रुपए तक ही हो सकता है। अगर कोई डेप्रिशिएशन है तो भी आपका वो सब चीजों से सेट ऑफ हो जाएगा। अगर अदर सोर्सेस में आपके लॉसेस हैं जो कि जनरली नहीं होते तो भी वो आपके हर हेड से आप सेट ऑफ कर सकते हो। तो इसमें समझाने के तौर पे जो हमने एग्जांपल लिया है कि आपकी 2 लाख रुपए बिजनेस इनकम थी और जो घर था, घर पे आपका जो इंटरेस्ट ब्याज के कारण 75,000 का लॉस आ जाता है। तो सरकार कहती है कि आप 1,25,000 पे ही टैक्स दें, पूरे पे टैक्स ना दें। सिमिलरली आपने कोई लॉन्ग टर्म एक शेयर पे प्रॉफिट हुआ है 50,000 का और शॉर्ट टर्म वाले शेयर पे 3,000 का लॉस हुआ है, तो भी आप 47,000 पे टैक्स देंगे, पूरे पे नहीं देंगे। और अगर एक लॉन्ग टर्म पे गेन है और दूसरे लॉन्ग टर्म पे लॉस है तो भी आप 5,000 जो ओवरऑल आपका प्रॉफिट बचता है आप उसी पे टैक्स। ठीक है, ये थे हमारे सारे हेड्स ऑफ इनकम। इसके जब आप पूरे हेड्स के इनकम कैलकुलेट कर लेते हो तो वो आपकी टोटल ग्रॉस टोटल इनकम बन जाती है। अब ग्रॉस टोटल इनकम से आपको कुछ डिडक्शंस दी जाती हैं, जैसे कि आपकी एटीसी। एटीसी के अंदर आपका एलआईसी प्रीमियम, यूलिप, ईएलएसएस, नेशनल सेविंग स्कीम में अगर आपने कुछ दिया है, या फिर आप कोई लोन प्रीपेमेंट कर रहे हो, होम लोन, और उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी एटीसी में कंसिडर होता है। आपके बच्चों की ट्यूशन फी, जो भी आप स्कूल में फीस दे रहे हो उसमें जितनी ट्यूशन फी दी है आपने, वो भी एटीसी में आपका काउंट होता है, तो आप एटीसी में डिडक्शन ले सकते हो। सिमिलरली अगर आपने कोई एजुकेशन लोन ले रखा है और उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो एटीई में आएगा। एटी डी में अगर कोई आपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए खर्चा किया है तो वो आपका एटी डबल डी में आएगा। आपको अगर सेविंग अकाउंट से कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो एटी टीटीए में आएगा, जो कि 10,000 रुपए तक की लिमिट होती है। आपने किसी पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दी है तो वो एटी जीजीबी जीजीसी में आएगा। अगर आपने किसी चैरिटेबल पार्टी को डोनेशन दी है तो उसका डिडक्शन आपको एटी जी में मिलेगा। आपने कोई इंश्योरेंस ले रखा है तो वो सेक्शन एटी डी में आएगा। और अगर आपने एनपीएस में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उसका एटी सीसीडी में आएगा। तो अगर आप देखोगे तो एटी सी की लिमिट आपकी 1.5 लाख रुपए होती है, प्लस एडिशनल इसमें एक आपको एटी सीसीडी में अगर एनपीएस टीयर 1 में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 50,000 रुपए की एडिशनल आपको डिडक्शन मिलते हैं। तो ये 2 लाख के जनरल डिडक्शन जो हम सब क्लेम करते हैं, साथ में ही आपका एटी ई, एटी डी, इन सब डिडक्शंस को आप क्लेम कर सकते हो। अब अब आप अगर आईटीआर भरने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों को खास ध्यान रखना होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपका फॉर्म 16 आता है। आप अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 जरूर लें। तो इसमें आपको तीन चीजें, तीन डॉक्यूमेंट्स को मैच करना है। पहला हो गया आपका फॉर्म 16 जो कि आपको आपका एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा, जिसमें आपकी सारी सैलरी ब्रेकअप, कितना टीडीएस कटा है, कहाँ कहाँ क्या क्या टैक्सेस कटे हैं, वो उसकी डिटेल दी जाती है। इसको आप मैच करोगे दो अलग डॉक्यूमेंट से जो कि आपके इनकम टैक्स पोर्टल से डाउनलोड होगा। वो हम आपको अभी दिखाएंगे कि आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो पहला है फॉर्म 26 एंड दूसरा है आपका एआईएस रिपोर्ट। हम आपको बताएंगे कि आप फॉर्म 26 एएस एंड एआईएस रिपोर्ट कहाँ से देख सकते हो। तो ये आपका लॉगिन पेज है इनकम टैक्स का, जहाँ आप लॉगिन करोगे। ठीक है, इसमें आप सर्विसेज के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ दिखेगा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, दैट इज योर एआईएस रिपोर्ट। एआईएस रिपोर्ट में आपके जितने भी शेयर सेल्स हैं, जो भी आपकी इनकम सेल जहाँ भी रिपोर्ट हुई है दूसरे पार्टीज के द्वारा, वो आपको वहाँ देखने को मिल जाती है। तो अभी सिंस ये इस साल का अपडेट नहीं हुआ तो यहाँ भी इन्फॉर्मेशन आ नहीं रही है। अदरवाइज आपको यहाँ सारी जितने भी आपके टीडीएस कटे हैं वो इन्फॉर्मेशन, जितने भी आपके एसएफटी ट्रांजैक्शंस, मेजर ट्रांजैक्शंस है वो इन्फॉर्मेशन, आपकी जितने भी क्रेडिट आपने टैक्सेस जमा कराए हैं वो टैक्सेस, वो सारा कुछ, कोई डिमांड है वो, और बाकी अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपकी सारी आ जाती है। तो इसको आपको अपने फॉर्म 16 से मैच करना है। साथ साथ ही
आप यहाँ अपने TIS को भी देख सकते हो, जिसमें आपको सारी इनकम की डिटेल, इवन इफ आपकी सैलरी है या फिर आपका कोई शेयर्स वगैरह है, उसकी डिटेल यहाँ पे आपकी सारी आ जाएगी। तो यहाँ से आप AIS रिपोर्ट देख सकते हो। और दूसरा आता है आपका फॉर्म 26AS। तो आप ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जाके व्यू फॉर्म 26AS कर सकते हो। यहाँ प्रोसीड, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप असेसमेंट ईयर एंड व्यू सिलेक्ट करोगे कि कौन सा असेसमेंट ईयर है, और यहाँ पे व्यू डाउनलोड पे करोगे, तो वहां आपका सारा इनकम की डिटेल यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी इशू मैं आपको वो सिलेक्ट करके नहीं दिखा रहा हूँ, बट ऊपर यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करो, व्यू एज HTML करके आप यहाँ पे अपना फॉर्म 26AS डाउनलोड कर लोगे। इसमें जितने भी आपने इनकम रिसीव करी है जिसपे TDS कटा है, वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। तो आपका फॉर्म 26AS, AIS रिपोर्ट एंड फॉर्म 16 आपस में हमेशा मैच होगा। अगर कोई ऐसी इनकम है जो कि फॉर्म 16 में नहीं आ रही है लेकिन 26AS में आ रही है, तो वो भी आपको अलग से दिखानी पड़ेगी। कोई भी ऐसी इनकम नहीं होनी चाहिए जो कहीं भी रिपोर्टेड है लेकिन आपने ITR में नहीं दिखाई। आपकी सारी क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट, FD की स्टेटमेंट, आपने जो भी फॉरेन के अंदर ट्रिप्स करे हैं, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि सरकार के पास आपका क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। आपको अगर लगता है कुछ गलत है, तो यहाँ पे वो ऑप्शन भी आता है कि आप उसे गलत भी कह सकते हैं कि ये गलत है, ये मेरा नहीं है, मुझे गलत दिख रहा है, तो सरकार उसे हटा देगी। लेकिन ध्यान जरूर रखिएगा कि आप हर चीज को मिला जरूर करें। ये था हमारा आपके टैक्स किस हेड में कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपकी ITR में वो कैसे डिस्क्लोज किए जाते हैं। इसके अलावा ये लास्ट हेड हमारा बचता है कि इस साल जो बजट पास हुआ था उसमें क्या क्या चीजें जो आपके लिए एज एन इंडिविजुअल लाई गई थी सरकार के द्वारा, वो हम आपको एक बेसिक कवर करेंगे। तो सरकार ने, जैसा हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, कि नई स्कीम लेके आई थी और उसके अंदर टैक्स के रेट काफी कम कर दिए गए हैं, सरचार्ज भी काफी कम कर दिया गया है। तो उसका हम कंपैरिजन दे चुके हैं और आपको वो एक्सेल पे यूटिलिटी मिल जाएगा। फिर हमारी सरकार ने क्या किया है, कुछ कुछ ऑनलाइन गेम्स पे, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर पे TDS लेके आई है। जब भी अब आप फॉरेन कोई भी पैसा भेजेंगे, उस पर थोड़ा TDS आपको पे करना पड़ेगा, फिर आपको सरकार से बाद में जाके उसका रिफंड लेना पड़ेगा। फिर जैसे आपको हमें बताया गया था, प्रिजम्पटिव स्कीम के अंदर 2 करोड़ की जगह 3 करोड़, 50 लाख की जगह 75 लाख, वो भी बढ़ा दिया गया है। अब नए अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं या फिर नया घर खरीद रहे हैं, तो जो डिडक्शन थी वो भी रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है। अब आप नया घर सिर्फ 10 करोड़ तक का ही ले सकते हैं और इंश्योरेंस की 3 लाख का ही ले सकते हैं। आखिरी चीज आई है कि जो मैंने आपको हमें बताया गया था, इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन भी सरकार ने म्यूचुअल फंड से हटा दिया गया है। तो अब वो भी ग्रॉस पे आपका सीधा सीधा टैक्स दिया जाएगा, उस पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यही महत्वपूर्ण आपके प्रपोजल्स थे जो आए थे। अब हम Q&A अगर आपका कोई क्वेश्चन है, बेसिकली मैंने मोस्टली क्वेश्चन हमने कोशिश करी है कि हमने आंसर कर दिया है टेक्स्ट पर ही, बट इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, हम उसका आंसर्स अभी कर देंगे। अगर इसके बाद भी आपके कोई क्वेश्चंस बाद में बच जाते हैं तो आप हमें बाद में भी पूछ सकते हो। ये मैंग जी, हाँ एक जी, की वो जो कैलकुलेटर देना, उनके लिंक शेयर कर देते ना चैट में, तो इजी लिंक हो मैं जाए। आपको भेज दूंगा, आप सबको मेल के थ्रू एक बार में भेज सकते हो। ठीक है। यहाँ हो सकता है कई लोगों तक ना पहुंचे, कई लोगों ने छोड़ भी दिया है सेशन, तो आप पूरी कम्युनिटी को आप एक साथ लिंक को शेयर कर सकते हो। मैं उसकी पूरी शीट आपको दे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। एनी क्वेश्चंस एनीवन? इस शीट का एक्सेस मैंने यहाँ पर भी दे दिया है, तो और आपको मेल के थ्रू भी मिल जाएगा।
हाँ, तो किसी ने हमें पूछा है कि क्या पेंशन पे भी टैक्स लगता है? हाँ, पेंशन पे भी टैक्स लगता है, लेकिन हमारे को उसके अंदर वही रियायतें देखनी पड़ेंगी कि क्या कोई रियायतें हैं या उस रियायतें नहीं है। वैसे पेंशन पे टैक्स लगता है। सुकन्या समृद्धि योजना SSY पे हमारा सवाल पूछा गया है कि सुकन्या SSY, एक सेकेंड देखना, डिफेंस के लिए SSY आप एक बार बताएंगे SSY क्यों? बिनॉय जी, आपका SSY से मतलब सुकन्या समृद्धि योजना ही है या फिर और कुछ है? सुकन्या समृद्धि योजना तो आपकी डॉटर्स के लिए रहता है, आप उसको ले सकते हैं, काफी अच्छी स्कीम है इसमें, ठीक है। वो पूछ रहे हैं कहाँ दिखाना है। इसको अदर सोर्सेज के अंदर ही टैक्स में जाता है, अदर सोर्सेज के अंदर ही आपको इंटरेस्ट इनकम दिखाना है। तो जो भी उसका इंटरेस्ट रहेगा वो आपके अदर सोर्सेज के अंदर ही डिस्क्लोज होगा। ऋषि जी, आप पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आप फौजी अड्डे के थ्रू आ सकते हो, आपको एक लिंक दे दिया जाएगा, उनके थ्रू आप आ सकते हो। रंजीत जी, आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया। आई कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन वंस, बिकॉज आपका क्वेश्चन यहाँ नहीं दिख रहा है। जी, आपको लिंक यहाँ पर दे दिया गया है और आपको मेल पर भी आ जाएगा। मैं वापस से एक बार डाल देता हूँ, ये लीजिए। हाँ, ये जिसको भी मैंग जी, जिसको भी क्वेश्चन पूछने ना, हम उसको अनम्यूट कर देते हैं तो वो पूछ सकता है फिर इजीली ना। मे बी टाइपिंग एरर होगा, तो जिसको भी क्वेश्चन पूछना वो अपना हैंड रेज करे, उसको हम अनम्यूट कर देंगे, फिर वो अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। हाँ जी विनोय जी, विनोय जी यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, आपको अनम्यूट कर दिया गया है। विनोय जी, हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है अभी? हाँ जी, हाँ जी, आपकी आ रही है। ये जो हम लोग SSY फिल करते हैं तो हम लोग सेक्शन 80C के अंदर ही फिल करते हैं ना इसको? हाँ, हाँ जी। 80 डिडक्शन 80C के अंदर ही मिलता है। हाँ, बट हो क्या रहा है कि आप जैसे हम लोग PF को जो सबमिट कर रहे हैं, तो PF नियर अबाउट मेरा 2 लाख के अप्रोक्स ऑलरेडी सबमिशन हो चुका है। तो पर सर इवन दो हम आपका, SSY हाँ जी, इवन दो हम लोग SSY क्लेम कर सकते हैं उसके अंदर, अदरवाइज क्या वो अगर 1 आप ये 1.5 लाख, आप अगर 80C के अंदर टोटल 3 लाख 4 लाख कितने का भी इन्वेस्टमेंट करो, आपको डिडक्शन सिर्फ 1.5 लाख की ही मिलेगी। तो तो अगर आप SSY दिखाने में कोई फायदा है नहीं इसका मतलब? आपका अलग से कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने वो 1.5 लाख की लिमिट ऑलरेडी PF के थ्रू रीच कर दी है। तो इसका मतलब यही हो रहा है ना कि SSY का फिर उसमें दिखा के मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है। हाँ जी, कोई फायदा नहीं। एग्जैक्टली, मैं यही जानना चाहता ओके जी, ठीक है। हाँ जी, करण जी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। करण जी, आपकी तरफ से कोई इशू आ रहा है? राजेश जी, anyone who wants to ask? रंजन जी, आपको अनम्यूट कर दिया गया है, रंजन जी। ओके, सो आई थिंक मुकेश जी और कोई क्वेश्चंस नहीं है। You hear me? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्लीज गो अहेड। Yeah, good morning to you guys here. Thank you so much for this elaborate presentation. I'm Colonel Wahi.
मेरे को कुछ पर्सनल आप लोगों से कुछ मेरा इशू है रिगार्डिंग एजुकेशन लोन, जिसमें SBI से लिया गया था फॉर माय सन, और 0.5% कुछ टैक्स कटना था, बट उन्होंने 10% टैक्स काट लिया था। एंड देन उसके बाद मैंने काफी भागदौड़ की SBI के थ्रू, बट देन अल्टीमेटली उन्होंने बोला कि जब आप ITR रिटर्न भरेंगे देन यू कैन आस्क फॉर दैट रिफंड। तो उसके लिए मैं पर्सनली कोई कांटेक्ट करना चाहूंगा सो दैट आप लोग मेरा IT रिटर्न इस साल का भर सके। सर आपको फौजी अड्डा के थ्रू ही एक लिंक आ जाएगा जिसमें ओके, ठीक है। फौजी अड्डा के लिए ही हमने स्पेशलाइज्ड लिंक भेजेंगे, तो वो आपको मुकेश जी के थ्रू कर दिया जाएगा, उसके थ्रू आप हमें कॉन्टेक्ट। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर दैट, आई विल बी इन टच। ऑलराइट। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, मेरा एक क्वेरी था। मैंने एक हाउस लोन लिया था, घर लिया, तो उसमें मैंने लोन मेरा 55 lakhs का था, और 5 lakhs तो मेरे पास खुद का कैश था, फ्रेंड से 10 के आसपास लिया। मेन जो 20 lakhs मेरे पास गोल्ड था, दैट आई हैव सोल्ड सर। तो अभी मुझे वो इनकम टैक्स में सब कैसे दिखाना आएगा? तो मैं आपको भी एक बार अपना स्क्रीन शेयर करके एक बार बता देता हूँ। ओके। कोई स्क्रीन दिख रही है हमारी? ओके। के अंदर ना, जब आप जैसे अपने आपको दिखाया था, यहाँ पे आप प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे एनी अदर एसेट्स अदर देन अबव ओके। लिस्टेड आइटम, जब आप इस पे टिक करके आप आगे बढ़ेंगे, हाँ। यहाँ पे एक टैब खुल जाएगा। ओके, शेड्यूल्ड कैपिटल गेन में सर। शेड्यूल्ड कैपिटल गेन। यहाँ ओके। पे आप अपनी हुई एसेट का सारा डिटेल्स प्रोवाइड कर दीजिए। आपका गोल्ड 12 महीने से ज्यादा पुराना था, तो आप यहाँ पे सारा कितने का आपने बेचा, क्या आपका उसकी कॉस्ट थी। इसके बाद अगर आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद लिया है, तो यहाँ पे आप 54D सेलेक्ट करके प्रॉपर्टी जितना आपने खरीदा, जितना आपका गेन आ रहा है। आपने बताया कि 10 लाख का आपने जैसे बेचा, तो 10 लाख आपका तो प्रॉपर्टी में लग गया है। हाँ। यहाँ पे जैसे ये चीज प्रोवाइड कर देंगे और इसको ऐड कर देंगे, तो आपका टैक्स 0 हो जाएगा। एक बार आपको दिखा देता हूँ। ओके। एनी अदर क्वेश्चन? सर, दूसरा इससे मैं ये पूछना था कि जैसे मैंने तो जो घर खरीदा उसका कॉस्ट था अप्रोक्स 90 lakhs था, बट लेकिन जब उसका रजिस्ट्री करने के लिए गया था, उसका प्रॉपर्टी का रेट वहां पे जाके पता चला दिस इज 1 point something 120 का था। तो मैंने फिर वहां पे जाके तो ज्यादा बहस नहीं किया, तो ऑन द स्पॉट जो स्टैम्प ड्यूटी था, आई पेड द स्टैम्प ड्यूटी वट एवर। जो घर तो मतलब मैंने लिया 90 पे, लेकिन मैंने जो स्टैम्प ड्यूटी दिया 120 के ऊपर दिया। तो वो जो मुझे घर तो मैंने लिया नहीं है, लेकिन उतना जो डिफरेंस अमाउंट, हाउ टू शो दैट अमाउंट, क्या मुझे वो दिखाना पड़ेगा? वो आपको दिखाना पड़ेगा। इसमें कुछ हम आपको इस डिटेल में अलग से बता देंगे। इसमें कुछ रियायत भी दी हुई है सरकार ने कि 5% या 10% का आप स्टैम्प ड्यूटी का गैप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने उससे ज्यादा गैप हो जाता है, हम एक बार केस आपका एग्जैक्ट देख लेंगे कि कहाँ क्या है, उसके फिर उसका टैक्स देना पड़ता है। लेकिन सर बेसिकली बेसिकली लेकिन घर तो मतलब इतना कॉस्टली था नहीं, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी आई पेड मोर। तो फिर सर उस केस में ना 2 चीजें होती है। एक तो जो मदर जी बता रहे हैं आपको, एक वो देखना पड़ेगा कि कितने का डिफरेंस आ रहा है और क्या वो विद इन लिमिट प्रेस्क्राइब जो है उसके अंदर आ रहा है या नहीं। या फिर दूसरी चीज इसमें होती है कि आपको स्टैम्प ड्यूटी ऑफिसर से जाके अप्रूवल लेना होता है कि एक्चुअल में इसका स्टैम्प वैल्यू जो आप बता रहे हो वो उतना नहीं है, मार्केट रेट के हिसाब से उसका स्टैम्प ड्यूटी कम बनता है। तो वो अप्रूवल लेने में ऑलरेडी प्रैक्टिकली काफी दिक्कतें आती हैं, तो इसमें जनरली लोग जाते नहीं है कंपनीज के अलावा। हाँ सर, वो भी एक ऑप्शन एक्चुअली सर वहाँ गए थे, डिस्कस किया था, तो उन्होंने बोला था कि एज पर एवरी ईयर चेंज होता है। तो जो उनके रिकॉर्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दिखा रहा था कि इस एरिया का ये रेट है, अब यही चलेगा। तो लेकिन तो उन्होंने फिर ज्यादा बहस ना करके फिर वट एवर द अमाउंट हमने वो पे कर दिया। तो वही मैं बोल रहा कि लेकिन ऑन स्टैम्प ड्यूटी जो रजिस्ट्रेशन हुआ, सेल डीड बना, वो अमाउंट का था मेरा 90 lakhs का ही बना है सारा, क्योंकि अब जो मैंने ओनर को दिया और उसका मैंने 1% TDS जो मुझे काट के मैंने भरा, तो वो सब एग्जैक्ट प्रोसेस किया। लेकिन ये जो सेल टैक्स इतना डिफरेंस सर अमाउंट का, ये थोड़ा मुझे मतलब कहीं मैं आपसे अलग से कांटेक्ट कर सकता हूँ ना सर? हाँ जी सर, बिल्कुल। बट ओवरऑल आपको एक मोटा मोटी बताएं सर, जो भी आप जिस वैल्यू पे अगर आपकी स्टैम्प वैल्यू ज्यादा है
जिसपे आपने स्टैम्प ड्यूटी पे किया है वो आपकी सेल से ज्यादा है, तो आपको टैक्स कैलकुलेशन के लिए उसी वैल्यू को कंसीडर करना है। अच्छा, उसी को करना पड़ेगा। ओहो। तो फिर मुझे पूछेंगे कि ये अमाउंट, इतना इनकम आपने दिया कैसे? वो आपको डिटेल में मैं आपको बता दूंगा एक बार जब हम अलग से कनेक्ट करेंगे। ओके ओके सर, थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। हेलो सर। हाँ जी सर। सर मेरा एक होम लोन है, ओके तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट गया मेरा 57,000 और इंटरेस्ट गया 3,40,000। ठीक है हेलो सर। सर, आवाज आ रहा है ना? हाँ जी सर आ रहा है। आपका क्वेश्चन क्या है इसमें? मेरा सर ये होम लोन के बारे में। प्रिंसिपल आपका 3.5 लाख है 57,000 और इंटरेस्ट आपका 57,000 है। इंटरेस्ट हाँ, 3.5 तो ये 57,000 EITC में जाएगा। 57 आपका इंटरेस्ट अमाउंट है सर? प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल 80C में जाएगा सर। यस। और ये इंटरेस्ट जो 3,42,000 है, हाँ जी। ये तो 2 लाख जाएगा 24B में। हाँ जी सर बिल्कुल। और EITEE में 1.5 लाख का जो है उसमें डाल सकते हैं ना ये? हाँ जी सर डाल सकते हो आप। तो ये मैं लोन लिया था पिछले साल जनवरी 2022 में। हाँ जी। तो इसका तो कुछ पीरियड बताया तो पिछले साल मार्च का पहले जो सैंक्शन होगा उसके लिए एलिजिबल है ना? हाँ जी। तो सर एक और डाउट है, इसमें मेरे को इंटरेस्ट रेट ज्यादा पड़ रहा है, मैं लोन ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ, जैसे टेक ओवर करूंगा उसके बाद भी मेरे को ये मिलेगा, ये सेक्शन नहीं 80 मिलेगा, आपके टैक्स में कोई चेंज नहीं आएगा सर। नहीं, मतलब जैसे डेट ऑफ सैंक्शन 25/1/2022 है, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा, दोनों का मिलेगा दोनों सर। का मिलेगा। तो मैं आधे टेक ओवर कर दूं ये लोन को, तो फिर वो मार्च तक ही ये लोन करके ये नया लोन कंसिडर करेगा, कैसे करेगा, ये मिल जाएगा ना? तो पुराने लोन का भी मिलेगा जो आपने पे किया, नए लोन का भी मिलेगा। इनकम टैक्स आपको वो नहीं कहता कि आप कौन से लोन का दे रहे हो, वो सिर्फ लोन कहता है कि आप 3 बार लोन चेंज करो या एक ही लोन को चलने दो, उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मतलब नहीं। डेट ऑफ लोन सैंक्शन वही रहेगा। हाँ जी, वो फर्स्ट वाले को ही मानेगा। ओके सर, मतलब टेक ओवर में ट्रांसफर कर सकता हूँ लोन, फिर ये दोनों का मतलब बेनिफिट उठा सकता हूँ EITEE का। हाँ जी। ओके सर, थैंक यू। Other question? सर जो TDS कटा है, ग्रेचुटी, लीव एनकैशमेंट एंड अदर्स पे, उसको डिडक्शन में दिखाकर वापस ले सकते हैं या नहीं? सर किसी चीज पे भी आपका TDS कटे अमित रंजन सर, उसको आप हमेशा अपने इनकम टैक्स रिटर्न भर के क्लेम कर सकते हो अगर आपका टोटल रिफंड बन रहा है तो। जीत जी का क्वेश्चन है, फॉर्म 16 में जो होता है वही सेम टू सेम भर दे, हमारा डिडक्ट हो जाता है, हम रिफंड ले लेते हैं। एनी इशू? सर कोई इशू नहीं है, अगर आपका रिफंड बन रहा है तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, इवन इफ आपका फॉर्म 16 में टैक्स दिखाया हुआ है। So there is no other question. So thank you everyone for joining this session and giving us the opportunity to speak to you. And इसके अलावा कोई भी चीज आपको अगर हमें पर्सनली रीच आउट करना हो तो वो आपको मुकेश जी फौजी अड्डा के थ्रू तरीका बता देंगे। और any other question or any other doubt you may have, because we'll keep taking this sessions in future as well, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि और कोई सा टॉपिक है जो हमें कवर करना चाहिए आप लोगों के लिए, नॉलेज के लिए, तो वो भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो फौजी अड्डा को, एंड हम उनके थ्रू एक सेशन फिर से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नरेंद्र जी का क्वेश्चन है, सर ITR प्रोसेस सेम पहले जैसा है या उसमें कोई चेंज हुआ है? सर कोई चेंज नहीं है ITR प्रोसेस में, बल्कि ITR प्रोसेस करने की जो टाइमलाइन पहले 4-5 महीने लगती थी, अब वो काफी कम हो गई है। जनरली हफ्ते 10 दिन में ITR प्रोसेस हो जाता है, और भरने के ITR फिल करने के तरीके में कोई चेंज ऐसा नहीं हुआ है। So Mukesh ji, should we end this session here? Yes, we can end session. Okay, thank you सर एक everyone. मिनट हाँ जी। सर, जो अभी न्यू टैक्स रिजिम है, हाँ जी। तो अभी जब मैं फाइल करते समय उसका ऑप्शन कैसे रहेगा सर? फिर मैं अगर न्यू में अगर कोई गया तो फिर पुराने में फिर आ सकते हैं?
अगर आप सैलरीड हैं तो आप पुराने में आ सकते हैं, लेकिन आपका कोई Okay. बिजनेस का हेड है तो वापस आने का ऑप्शन नहीं। सैलरी वाले जब चाहे चेंज कर सकते हैं, साल दर साल देख के जो उनके लिए अच्छा रहे वो कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी बिजनेस इनकम है तो आपने अगर एक बार न्यू रिज्यूम ले लिया तो आप चेंज नहीं कर सकते, तो वापस ओके सर, मतलब फ्लेक्सी है, कैसे भी कर सकते हैं। Salary अगर वाले सैलरी के लिए- वालों के लिए फ्लेक्सिबल है, हर साल ऑप्शन है, आप न्यू और ओल्ड देखिए कौन सा बेनिफिशियल है और उसको सिलेक्ट कर ले। चाहे आपने पिछले साल न्यू लिया हो, आप इस साल ओल्ड ले सकते हो। बट अगर एक आपने चीज, हाँ, अगर आप और बिजनेस एक वाले हो तो नहीं ले सकते। पिछले साल जो है मैं कुछ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया था सर, इक्विटी में लॉन्ग, मतलब 1 साल रखा था उसमें, 8 महीना कुछ रखा था, उसके अंदर मेरे को प्रॉफिट मिला था 35,000। ठीक है सर। उसको शो करना पड़ेगा? हाँ जी सर, और जितने भी आपके शेयर मार्केट या जिसके भी गेन है वो आपके एआईएस रिपोर्ट जो हमने दिखाया है वहाँ रिपोर्ट हो जाता है। अगर आप शो तो नहीं पिछले करते हो, साल, हाँ सर, अगर आप शो नहीं करते हो तो वो आपका नोटिस आएगा मिसमैच का, क्योंकि एक एक रुपए आज के डेट में जितने भी आपके ब्रोकरेज फर्म्स हैं, ये डीमैट अकाउंट जहाँ है आपका, वो एक एक रुपए का हिसाब गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं। तो पिछले साल मतलब वो पिछले जनवरी में लिया था, फिर वो टैक्स फाइल भी कर दिया, मेरा रिफंड भी हो चुका है, लेकिन उसको शो नहीं किया मैं उस टाइम, जनवरी फिर में कोई लिया नोटिस था, तो आया नहीं। बेचा कब था? हाँ जी सर, बेचा कब था? समझा नहीं सर। सर आपने वो शेयर्स बेचे कब थे? वो जनवरी में बेचा था सर, 2022 जनवरी में बेचा था, और उसी साल 21 के जून रिटर्न में खरीदा था। उसी साल के रिटर्न में जाना था सर ये। तो उसमें मैं शो नहीं किया था, उसमें एएस में भी शो नहीं किया था, 26 एएस में भी नहीं दिखा रहा था। मैं बोला कहीं दिखा नहीं रहे, तो फिर उसको किस लिए शो करना करके मैं छोड़ दिया था। 30,000 कुछ मेरे को प्रॉफिट आया था। ऐसा मतलब एज पर लीगल आप ये कर नहीं सकते हो। मतलब हो सकता है कभी भी आपका डिपार्टमेंट का उसको कभी भी वो स्क्रूटनी में आएगा, हो सकता है 30,000 छोटा अमाउंट इसलिए नहीं आया हो, बट लीगली आप ये चीज़ ना करें, क्योंकि आज के टाइम पे जितने भी रिटर्न्स प्रोसेस हो रहे हैं, बिकॉज हमने प्रैक्टिकली जो फेस किया है, ये 5-5 हज़ार रुपए के लिए भी हमने डिफरेंसेस देखे हुए हैं जो एआईएस पकड़ता है। सर फिर अभी अभी भी चांस है उसको मैं दोबारा उसके अंदर वो अमाउंट ऐड करने का? नहीं सर, अब उस साल के रिटर्न का रिवाइज करने का टाइम निकल चुका है। तो अब ओके, कभी भी कुछ नोटिस आता है तो उसमें आप एडिशनली इसका 30,000 का हार्डली कुछ आपका 3-4 हज़ार रुपए का टैक्स बनेगा, वो ओके सर। देखकर आप उस समय क्लियर कर देना। अगर नहीं आता है तो वो आपकी अच्छी किस्मत है सर। वैसे भी मैंने जो टैक्स डिडक्शन लिया था ना सर, उस टाइम मेरा 4,40,000 तक ही हुआ था। ये 30 ऐड भी हो जाता तो फिर मेरे को कुछ कटता नहीं था। जी हाँ जी, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है सर, अगर कुछ आता है तो उसका जवाब दे देंगे। ओके सर, थैंक यू। HKG का क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ रिप्लाई टू अ डिमांड नोटिस ऑन 6 मार्च 2023 फॉर अ डिफेंस पेंशनर आफ्टर सिलेक्टिंग द नॉट अग्रीड ऑप्शन? सर जनरली 15 दिन या 30 दिन का टाइम पीरियड नोटिस में मेंशन होता है, तो जो भी नोटिस में टाइम पीरियड मेंशन है आपको उसी टाइम पीरियड के अंदर उसको देना है। अगर आप नॉट अग्रीड का ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हो तो वहाँ ऑप्शन होता है कि उसका रीजन क्या है और उसके प्रूफ वगैरह आपको वहाँ देने होते हैं, तो वो आप दे दें। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। सर 2023-24 का रिटर्न का ऑप्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, वो एक बार गवर्नमेंट ऑप्शन यूटिलिटी वगैरह लाइव करेंगी पब्लिक के लिए, उसके बाद ही आप भर सकते हो। जनरली रिटर्न 15 जून के बाद भरना चाहिए, क्योंकि AIS 26 से 15 जून तक ही अपडेट होते हैं, तो जब तक वो अपडेट ना हो तब तक आपको रिटर्न नहीं भरना चाहिए, क्योंकि आप उस मैच किए बिना रिटर्न नहीं भर सकते। ओके, तो थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू एवरीवन फॉर inviting us to speak on this forum. अगर आपको लगता है किसी और टॉपिक पे हमें आपको सेशन लेना है तो प्लीज आप मुकेश जी से, फौजी अड्डा से रिक्वेस्ट करें एंड हम उस टॉपिक्स पे भी कोशिश करेंगे कि एक सेमिनार अरेंज करें। थैंक यू मारुति जी, थैंक यू फॉर योर थैंक यू मधुर जी, थैंक यू मैंग जी। आगे ना हम एक मतलब नेक्स्ट वीक प्लान कर सकते हैं Q&A सेशन, सिर्फ Q&A ही रखेंगे उसमें, ठीक है? और ये तो हम ये वीडियो हम शेयर कर देंगे जितने भी हमारे यूजर हैं, तो वो इसको देख सकते हैं। उसके बाद जो जो क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीक में कवर कर सकते हैं, जो जो डाउट्स होंगे। नॉट अ तो प्रॉब्लम, वी विल हैव अ सेशन फॉर द Q&A एज वेल। ठीक है, ओके सर, थैंक ठीक यू। है मधुर जी, थैंक यू एवरीवन, बाय।